हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। और आज की क्लास हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक चैप्टर और एक टॉपिक जो है वो दोनों पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ये किस प्रकार का कंफ्यूजन है कि चैप्टर भी आप बोल रहे हैं और टॉपिक भी बोल रहे हैं आप, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो टॉपिक है ना अपना, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, या शॉर्ट में बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बात समझ में आई? ये ना भैया बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आप यदि कहते हो सर केमिस्ट्री, आप यदि कहते हो सर केमिस्ट्री, बात समझ में आई? तो भैया केमिस्ट्री में एक ये टॉपिक है, ये केमिस्ट्री में जो है वो क्या है, तो भाई एक पूरा टॉपिक है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। पर यदि हम बात करते हैं सबसे धुरंधर विषय की जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, वहां पर ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है। अरे बाबा, मतलब यहां पता नहीं एक तीर से कितने निशाने जो है हम लगाने वाले हैं कि केमिस्ट्री में तो हम इसको एक टॉपिक के फॉर्म में आज पढ़कर कंप्लीट कर देंगे, पर जब आप फिजिक्स की बात करोगे तो वहां पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है। यदि आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो मेरे ख्याल से, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, तो भैया चैप्टर 13 जो है वो आपकी फिजिक्स का यही चैप्टर है। क्लियर है कहानी? मतलब ये कि आज की क्लास में आप जितना पढ़ोगे वो सब कुछ आपको फिजिक्स की क्लास में भी काम आएगा। या फिर आपने यदि फिजिक्स की क्लास में ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, वैसे 13 चैप्टर है तो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, इन केस आपने यदि पढ़ा हुआ है तो आज आपका बढ़िया वाला क्या हो जाएगा भैया, रिवीजन हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, या फिर हम बोले गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। चलो जी, ठीक है, तो वो तो अपन अभी डिस्कस करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप ये जरूर लिखो, केमिस्ट्री में एक टॉपिक, फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर। अब आप सोच कर देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इस एक टॉपिक या जो चैप्टर है उससे हम जो है गैस की जितने भी गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उन सबको क्या करने वाले हैं, तो भैया कवर करने वाले हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। बोलो यस सर। नोट करो, ये नहीं वो केमिस्ट्री सही लिखा हूं मैंने, बिल्कुल सही लिखा हूं, फिजिक्स भी सही लिखा हूं, बिल्कुल सही लिखा हूं। चलो नोट कर लिया आपने। अब मेरी बात बड़े ध्यान से आप सभी सुनेंगे और ये बड़ी सुनने ध्यान से ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलो भैया एक डिब्बा बनाते हैं अपन। ये बनाया गया एक डिब्बा, ठीक है। तो यस सर, इस डिब्बे की हम बना देते हैं एक बाउंड्री। यस सर, ये डिब्बे की हमने बना दी एक बाउंड्री, ठीक है। कैसा डिब्बा है, तो भाई घनाकार का है, मतलब एक क्यूब अपन ने ले लिया है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो कैसी होती है, तो एक समान होती है। आपने कहा ओके सर। अब मैं कह रहा हूं भाई इसके अंदर गैस भरी हुई है। हाँ ठीक है जी, चलो इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। और जो गैस भरी हुई है उसके एक कण है। हाँ ठीक है, ये कण बना दिया अपन ने, येलो 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 येलो, ठीक है। चलो और ये जो कण आपको दिख रहे हैं ना, ये गैस के नीले कलर वाला आपको जो दिख रहे हैं, गैस के क्या है, तो भाई कण। एक ही प्रकार की गैस भरी हुई, कोई भी ले लो आप, घर की बात है। ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, मीथेन ले लो, सीथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो। सीथेन नहीं लेना, बाकी सारे ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक गैस भरी हुई है। कहानी बड़ी सिंपल है। एक डिब्बा हमने लिया है, डिब्बा डब्बा जो भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डिब्बा हमने लिया है, उसके अंदर हमने गैस भर दी। हमने कहा कोई भी गैस है, रैंडम, हमको नहीं पता, बहुपरमाणविक हो सकती है, द्विपरमाणविक हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, राइट। या फिर आपका एकल परमाणविक भी हो सकती है, जैसे कि आपकी नोबल गैसें होती हैं जिसमें आपका हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, ज़ेनॉन आ गया, रेडॉन आ गया। चलो भैया कोई भी गैस हो सकती है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आपने कहा ओके सर, चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्या? अब सुनो, इसके अंदर जितना खेल चल रहा है ना वो अपने को आज पढ़ना है क्लास में। और यदि वो खेल आपके समझ में आ गया तो यहां से तो एक चैप्टर खत्म होगा, सॉरी टॉपिक खत्म होगा। फिजिक्स से एक पूरा चैप्टर का आपको बेस मिलेगा। अब इसके दो फायदे पूछे, इसके दो फायदे कैसे भाई? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करोगे, मतलब इसके फायदे ही फायदे। इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो इस डिब्बे के अंदर गैस के अणु जो भी खेल खेल रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़नी है। थोड़ा मैं इसको ना अच्छे से लिखता हूं, देखो बहुत ध्यान से देखना। इस
टॉपिक उस नहीं लिखा है, इस लिखा है। इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ध्यान पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात, इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो डिब्बे के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कंटेनर बोलते हैं, हाउ, ठीक है जी। डिब्बे के अंदर गैस का खेल। और एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि सर इसको फिजिक्स में भी पढ़ना है, मतलब पक्का यहां से न्यूमेरिकल आता होगा, बिल्कुल आता है। फिजिक्स में भी पढ़ना है, मतलब कुछ एक फॉर्मूले भी होंगे। फिजिक्स में यदि पढ़ना है तो इसकी जितनी भी फिजिक्स को लेकर जितने भी भौतिक गुणधर्म है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। हम ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, हम जो है बल के बारे में बात करेंगे, हम गति के बारे में बात करेंगे, हम आवेग के बारे में बात करेंगे, हम संवेग के बारे में बात करेंगे, भैया हम त्वरण के बारे में भी बात करेंगे, और हम तापमान से लेकर आयतन से लेकर दाब से लेकर सब कुछ के बारे में बात करेंगे। और जो भी हम बात करेंगे वो बड़ी आसान होगी, इसलिए सीधे खोपड़ी में जाकर सेट हो जाएगी, खेल खत्म। चलिए, तो डिब्बे के अंदर गैस का पूरा खेल हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात, क्या पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है मैं आ गया आपका, ध्यान से देखना। मतलब इसके अंदर जो भी हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं भाई, डिब्बे के अंदर जो गैस के अणु आपके जो भरे हुए हैं, राइट, जो भी कण भरे हुए हैं, यहां पर जो भी हो रहा है, किधर जा रहे हैं, कितने दाब के साथ जा रहे हैं, किस गति के साथ जा रहे हैं, क्या उनकी संख्या है, क्या तापमान होगा, क्या उनकी गतिज ऊर्जा होगी, वो सब कुछ अपने को पढ़ना है। मतलब डिब्बे के अंदर गैस का जो पूरा का पूरा खेल है वो अपने को पढ़ना है। चलो भैया, पहली बात खत्म। आपने कहा ओके सर, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, रगड़ देंगे अपन इसको, बिल्कुल सही बात। दूसरा पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, फायदा क्या है, कि भैया इसका फायदा क्या है। सबसे पहले इस पर आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं इसका फायदा बताऊंगा आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जो इस टॉपिक में है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, CUET, JEE, नीट, स्कूल एग्जाम्स, में कम से कम 2 सवाल। अरे बाबा, ये तो और मजेदार बात हो गई। तो कम से कम कितने, 2 सवाल यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। अरे बाबा, मतलब ये जितने भी एग्जाम्स होने वाली है इसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस यहां से आएंगे ही आएंगे। और 2 क्वेश्चंस क्यों आएंगे भाई, सीधी सी बात है, एक किसके टर्म्स में, तो केमिस्ट्री के टर्म्स में, बोलो यस सर। और दूसरा वाला भौतिकी यानी कि फिजिक्स के टर्म्स में, बोलो यस सर। खत्म बात समझ में आ गई। तो अब आप देख लो, आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया होगा। मतलब तगड़ा टॉपिक और अच्छा सिंपल टॉपिक है, ठीक। तो पढ़ना क्या है मैं आपको बता दूं, जब तक पूरी एक क्लास चलेगी आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगी कि भैया एक डिब्बा है, उसके अंदर गैस है, वो कौन सा खेल खेल रही है, अपने को वो खेल देखना है, और जितने भौतिक गुणधर्म होते हैं उसको खोपड़ी के अंदर सेट करना है। ये पहली बात हो गई। फायदा क्या होगा, तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आएगा और एक फिजिक्स से भी आएगा। ये बड़ी बात होती है, बात समझ में आ रही है। तो देखो, केमिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा तो वहां से एक हो गया, फिजिक्स सेक्शन से भी एक क्वेश्चन आएगा तो भैया 2 क्वेश्चंस आ गए। तो बड़ी बात होती है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जहां पर चैप्टर ज्यादा होते हैं, क्वेश्चंस कम होते हैं, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चंस का आना अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा ओके सर, फिर तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, काम की बात है, नोट कर लो। फिर इस डिब्बे पर अपन फोकस करेंगे, इसके अंदर की गैस पे अपन फोकस करेंगे, और वहां पर अणु क्या धमाचौकड़ी मचा रहे हैं हम उस पर भी फोकस करेंगे। और सब कुछ एकदम हलवा जैसा है, सारे कॉन्सेप्ट्स को दोना देके लपक लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है जी। नोट किया जाए कॉपी में, स्क्रीनशॉट लिया जाए, और दिमाग और कॉपी में दोनों में कॉन्सेप्ट को फिट कर लिया जाए। चलो आओ, स्केल की शुरुआत करते हैं जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग है। अब भाई सीधी सी बात है, कोई टॉपिक यदि है तो पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि कौन वो महानुभाव थे जिन लोगों ने जो है ऐसे टॉपिक्स को हमारे सिलेबस में इंक्लूड कराया। चलो देखो भाई, तो अब आप ये कह सकते हो कि ऐसा सिद्धांत, सिद्धांत है मतलब पक्का इसमें ज्ञान गणित होगा, सिद्धांत है मतलब पक्का इसमें ज्ञान की बातें होंगी। ऐसा होता है तो वैसा होता है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कैसा कैसा हुआ है, सब अपन पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा सिद्धांत जो गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है। मतलब भाई जो गैस है उसका व्यवहार, क्योंकि आप जानते हो कि गैस जो है वो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो अणु है वो बड़े दूर दूर रहते हैं,
वहीं के वहीं यदि हम बात करेंगे इसकी भाई ठोस की बात करें या फिर तरल की बात करें, द्रव की यदि हम बात करें, तो अणु जो है, कण जो है वो पास पास में रहते हैं। पर गैस के जो अणु है, कण है, उनकी आपस में बनती नहीं है। आपस में बनती नहीं है उसके बाद भी वो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये बड़ी बात है। बात समझ में? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसा सिद्धांत जो गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है उसको हम गैसों का, ये लो अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये लो भाई, उसको हम गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। बस खत्म बात। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा सिद्धांत जो गैसों की अणुगति, जो गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है उसको हम गैसों का अणुगति सिद्धांत कहते हैं। खेल खत्म, ठीक है। और यह आपके परमाणविक और आणविक सिद्धांत का क्या है, तो भैया प्रसार है। कहने का मतलब ये कि अणु के बारे में पढ़ चुके हैं, परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम जब पदार्थ की बात करेंगे, राइट, तो हमारा पुराने वाले टॉपिक्स का भी यहां से रिवीजन हो जाएगा। दोनों पॉइंट्स क्लियर बोले? यस सर। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि गैसों का जो भी गतिज आणविक सिद्धांत है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का अणुगतिज सिद्धांत जो भी है, ये गैसों के सूक्ष्मदर्शी है, प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या? कुछ नहीं, गैस जो है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई है, अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी हुई है जो कि बहुत छोटे होते हैं। बस अपने को उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बात खत्म हो गई। और यह गैसों में उपस्थित कणों के व्यवहार पर प्रकाश डालता है। और ये सारे कण कौन से होते हैं, जिसमें अणु हो गया, परमाणु हो गए, आयन हो गए, बात समझ में आई, ये सारे आते हैं। खेल खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि सर जब इतनी ही बातें हो रही हैं तो आप बता दीजिए वो कौन से महानुभाव थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बातें की। तो भैया इसमें एक नाम नहीं है, जैसे होता है ना ओम का नियम तो एक ही नाम रहता है, डाल्टन का नियम तो एक ही नाम रहता है, रदरफोर्ड का सिद्धांत तो भैया एक ही नाम रहेगा। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर बहुत सारे खिलाड़ियों ने मिलकर इस खेल को खेला है। बर्नौली है, जूल है, क्लॉसियस है, ठीक है, मैक्सवेल है, बोल्ट्जमैन है, और भी बहुत सारे इसमें जो हैं हमारे वैज्ञानिक शामिल हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है कि इन सबको आपने कहां पर सुना हुआ है, फिजिक्स की किताब में पक्का पक्का देखा हुआ है। बात समझ में? चलो, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। ठीक, अब सुनो, अब ना इस टॉपिक को बड़ा लाइटली लिया जाता है कि अरे सर हम तो मन से लिख देंगे कि गैसों का व्यवहार कैसा होता है किसी डिब्बे के अंदर या वातावरण में। पर बेटा इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, तभी इसके बाद जब हम डेरिवेशंस करेंगे तो आपको वो पॉइंट्स बढ़िया से समझ में आएंगे। तो सीधी सी बात है कि अब इसकी कुछ अभिधारणाएं होंगी, सीधी सी बात है कि इसमें कुछ एक पॉइंट्स होंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, पहला वाला पॉइंट बड़ा हलवा कि प्रत्येक गैस बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिनको हम देख भी नहीं सकते। क्योंकि जो छोटे छोटे कण हैं ये कौन है भाई? ये सीधी सी बात है, ये जो है ये अणु है। बोलो यस सर। ये क्या है? तो भैया परमाणु है। बात समझ में आई? तो ये जो बहुत छोटे छोटे से कण हैं जिसके कारण कोई भी गैस मिलकर बनी हुई है, राइट, ये आपके अणु हो सकते हैं या फिर आपके परमाणु हो सकते हैं। अब भाई यदि परमाणु है तो क्या होगा? तो हीलियम गैस हो सकती है, नियॉन गैस हो सकती है। पर यदि आप कहते हो कि नहीं नहीं सर ये तो अणु है, अणु, ठीक है, तो फिर कौन से हो सकते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, H2 हो सकता है, और क्या? तो CO2 हो सकता है, और क्या? तो भाई CH4 हो सकता है, O2 हो सकता है, NO2 हो सकता है। अरे बहुत सारे हैं यार, बात समझ में आ गई? खेल खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो गैस होती है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है जिन्हें हम अणु भी कह सकते हैं और परमाणु भी कह सकते हैं। डिपेंड्स की कौन सी गैस की आप बात कर रहे हो। तो आपने कहा सर हमने बात की हीलियम गैस के बारे में। तो हीलियम गैस जो है वो हीलियम के परमाणुओं से मिलकर बनेगा, क्योंकि एक आपका परमाणविक वो क्या होता है भाई? अणु होता है या फिर कण होता है। तो अणु वाले गैस हो सकते हैं, परमाणु वाली गैसें हो सकती हैं, बहुत सारी होती है, हमें दिखने वाली नहीं है, और निर्माण करती हैं किसका भाई? गैस का। आपने कहा सर पहला वाला पॉइंट बड़ा क्यूट है, दिमाग के अंदर सीधे फिट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि गैस के कुल आयतन की तुलना में प्रत्येक अणु का जो आयतन है उसको हमने कितना माना है? तो भैया नेग्लिजिबल माना है, नगण्य माना है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कुल आयतन बहुत 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 ज्यादा होगा किससे?
आणविक आयतन से। अरे बाबा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। आणविक आयतन से बहुत ज्यादा होगा, आपने कहा ओके सर। चलिए, तो कुल आयतन जो है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, आणविक। आणविक लिखा है, आणविक। आणविक आयतन जो है इससे कुल आयतन कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, आ जाओ इधर, ये मिटा दूं, पक्का देख लो एक बार, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलो, इसको अपन ने यहां से मिटाया, हमने इसको किया टाटा बाय बाय। पोछा लगाते हैं यहाँ पे बढ़िया वाला, ये लो, लग जा भाई, लग जा लग जा, ठीक है। चलो, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर पोछा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बच्चों कि इसमें गैस भरी हुई है। आप सोच कर देखो कि इसके सारे अणुओं को यदि आप मिला दोगे तो एकदम छोटी सी जगह पर आ जाएंगे। बात समझ में आई? पर यदि इसका कुल आयतन देखोगे तो भाई जितना बड़ा डिब्बा होगा उतना बड़ा क्या होगा, आयतन होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, गैस का कुल आयतन जो होगा, नहीं तन, वो कैसा होगा, तो बहुत ज्यादा होगा। अरे बाबा, कैसा होगा, तो भैया बहुत ज्यादा होगा। कुल आयतन जो है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, पहली बात। पर यदि हम बात करते हैं इसके, ठीक है, कणों का आयतन, कणों का आयतन जो है, ठीक है जी, आयतन जो है वो कैसा होगा, तो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। अरे बस, बढ़िया वाली बात, ठीक है। तो दोनों के आयतन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो हमने कहा भैया सुनो, कण तो बहुत ही नन्हे मुन्ने छोटे से होते हैं, परमाणु है, अणु है, उसमें बहुत छोटे होते हैं, पहले अध्याय में अपन देख चुके हैं। तो कण का जो आयतन है वो अभी हो गया था, अभी गड़बड़ हो गई थी, बहुत कम होगा। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्या है, कहानी है, ध्यान से देखेंगे। तो कणों का जो आयतन है वो कैसा होगा, बहुत 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 कम होगा। तो दूसरा वाला पॉइंट बहुत आसान हो गया कि कुल आयतन बहुत ज्यादा है और कणों का जो आयतन है वो बहुत कम है। क्योंकि इससे एक चीज और निकल कर आई कि भैया कणों के बीच में भयंकर गैप होता है। जैसे यदि हम द्रव की बात करें, यदि हम ठोस की बात करें, तो वहां पर कणों के बीच में बहुत कम गैप होता है। पर यदि हम किसी गैस की बात करते हैं तो कणों के बीच में भयंकर ज्यादा क्या होता है भाई, गैप होता है। मतलब आपस में बनती नहीं है इनकी, एक यहां पर है तो दूसरा वो उधर दूर। बात समझ में आ रही है? 7 समंदर पार इतनी दूरी पर जो है दूसरा कण होता है। 7 समंदर पार मतलब बहुत दूरी पर, यदि हम उनके आकार से तुलना करें तो, ठीक। इसलिए आपने देखा होगा कि भाई थोड़ी सी जो गैस होती है, ठीक है, थोड़े से जो कण होते हैं, यदि वो गैसीय अवस्था में आते हैं तो वो बहुत ज्यादा आयतन में फैल जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास है कपूर। कपूर जानते हो ना, पूजा करते समय आप लोग उपयोग करते हैं, कैंपर, ठीक है। इसमें होता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। अब कपूर की आप यदि इतनी टिकिया लेते हो, इतनी सी बड़ी, मतलब अणु तो उसमें इतने ही होंगे, बोलो यस सर। पर जब ये फैलता है तो भैया ऐसा है कि ये देखो, ये बहुत दूर बहुत बड़े आयतन में फैल जाएगा। इसी तरीके से आप देखना कि यदि अगरबत्ती की बात करते हैं या परफ्यूम डिओड्रेंट की बात करते हैं तो थोड़ी सी जगह में उसके जो कण रहते हैं दूसरी जगह में। बात समझ में आ रही है? जब वो फैलते हैं, प्रसार करते हैं, तो कितने बड़े आयतन में, जितनी उनको जगह मिलती है, जितना उस डिब्बे का आयतन है उतने में वो फैल जाते हैं। बात समझ में आई? तो कणों का पर्सनल आयतन जो है वो बहुत कम है, पर जितने मात्रा में गैस फैली हुई है, कण फैले हुए हैं, वो आयतन कैसा है बबुआ, बहुत ही ज्यादा है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो दिख ही रहा है अपने को, सबको जोड़ेंगे तो इतना सा होगा, पर जितने में फैला है वो गैस का आयतन होगा, ठीक है। चलो, तो दूसरा वाला पॉइंट में आपने कहा हाँ सर, ये भी बढ़िया, ये तो तगड़ा पॉइंट था, ये भी खोपड़ी के अंदर सेट हो गया। चलो भैया, ये भी खोपड़ी के अंदर सेट हो गया। तीसरे पॉइंट में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि गैस के अणु जो होंगे वो सदैव गति की अवस्था में होंगे और आपस में टकराते रहेंगे। मतलब गैस के जितने भी अणु होंगे वो सदैव कैसे होंगे, गति की अवस्था में होंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे, और भैया गति की अवस्था में होंगे और आपस में क्या होते रहेंगे, तो भैया टकराते रहेंगे। अरे बाबा, इधर उधर आपस में, ये गया इससे टकराया, फिर ये गया इससे टकराया, तो सब एक दूसरे से क्या होते रहेंगे, तो टकराते रहेंगे। अब सब जब एक दूसरे से टकराते रहेंगे, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि इन सारे अणुओं के पास में गतिज ऊर्जा भी है। एक नई बात निकल कर आई सामने, सब इधर जा रहे हैं, कुछ तो ये दीवालों से भी टकरा रहे हैं,
और जब दीवारों से टकराएंगे तो प्रेशर लगाएंगे। इसको भी आप जो है दिमाग में फिट कर लीजिएगा। बात समझ में? तो हमने कहा कि भैया गैस के जितने भी अणु हमारे पास हैं, जितने अणुओं को, जितने कणों को हम देख रहे हैं, सब रैंडमली यहां वहां जा रहे हैं। वो मेले में कैसे भगदड़ मचती है, बोलो यस सर। और जब मेले में भगदड़ मचती है उसके बाद सारे के सारे जो लोग हैं वो रैंडमली यहां वहां जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भैया इधर उधर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होना। बात समझ में? तो यहां पर कवि वही कहना चाहते हैं कि गैस के जो अणु हैं वो सदैव गति की अवस्था में रहेंगे और आपस में टकराते रहेंगे, परिणाम स्वरूप तगड़ी वाली हिंदी, अणु अपनी दिशा से विचलित हो जाते हैं और टेढ़ी मेढ़ी मोशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिगजैग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग पाथ बनाते हैं। तो जैसे मेले में होता है ना, कोई भी एक पर्सन को आप इधर देखो तो पहले इधर गया, फिर उधर गया, फिर किधर गया पता ही नहीं चला। बात समझ में आई? तो वन सॉन्ग इज देयर, इधर चला मैं उधर चला। तो गैस के जितने भी अणु होते हैं, बात समझ में आ रही है, वो कौन सा वाला गाना फॉलो करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इधर चला मैं उधर चला, और पर भटकते नहीं है। बात समझ में आ रही? भटकते नहीं, डिब्बे के अंदर ही रहेंगे, यहां वहां जाते रहेंगे और भटकते नहीं। तो इधर चला मैं, फिर उधर, अरे यार, उधर चला मैं, फिर किधर चला तो उसको भी नहीं पता, अणु को भी नहीं पता। बात समझ में आ रही है? तो ये इधर उधर लगातार जाते रहते हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे से टकराता है। देखो, दूसरा तीसरे से टकराता है, ये वाला इससे टकराएगा, फिर आपस में सब एक दूसरे से टकराते रहेंगे, कनेक्ट कोई भी नहीं होगा। यदि गैस है, आपस में क्रियाशील नहीं है, आपस में उसके अणु नहीं मिल रहे हैं, तो भैया कनेक्ट नहीं होगा। टकराया फिर आगे चला गया, टकराया फिर उधर चला गया, टकराया फिर उधर चला गया। बात समझ में? टकरा कर इधर उधर घूमते रहेंगे, धमाचौकड़ी मचाते रहेंगे, मजे करते रहेंगे। इस प्रकार का जो मोशन होता है, वी मस्ट कॉल इट जिगजैग मोशन, टेढ़ा मेढ़ा पाथ। मतलब कुल मिलाकर सारे के सारे जो अणु हैं वो पगला गए हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। पर इस पागलपन के पीछे की कहानी क्या है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट? तो आपने कहा सर तीनों पॉइंट्स बहुत ही हलवा वाले हैं, बढ़िया से अपने को समझ में आ गए हैं। अपन बढ़ते हैं आगे, चलो टिप लो रे बाबा। बढ़िया से इसको खोपड़ी के अंदर, कॉपी के अंदर आप जो है टीपेंगे। अपन आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, फिजिक्स में भी काम आएगा और सारी एग्जाम्स में काम आएगा, ठीक है? चलो ठीक है जी, 3 पॉइंट्स अपन ने देख लिए, और आगे बढ़ेंगे। गैसों के अणुओं में परस्पर और पात्र की दीवारों के मध्य पूर्णतः प्रात्यस्थ यानी कि इलास्टिक टक्कर होती है। इलास्टिक टक्कर का मतलब यह है कि कोई घर्षण नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। वो ये लिखा होगा, हाँ लिखा है नीचे। बात समझ में? तो इलास्टिक टक्कर जब भी होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो है वो यहां पर लागू होगा। मतलब ये कि ऊर्जा का कोई भी नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऊर्जा यहां पर कैसी होगी, एक समान बनी रहेगी। किसकी? तो भैया सीधी सी बात है, अणुओं की। क्लियर? तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहता है कि ये ऊर्जा के संरक्षण, क्या? तो संरक्षण के नियम को क्या करते हैं, बात समझ में आई, फॉलो करते हैं। मतलब इसके पीछे चलते हैं, इस नियम के अनुसार ये जो है काम करते हैं। बात समझ में आ रही? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अच्छा पॉइंट है कि गैस के जितने भी अणु होंगे उनमें आपस में, और पात्र बोले तो डिब्बा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिब्बा। पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, पात्र। वाह, बहुत शानदार, ठीक है। तो गैसों के अणुओं में परस्पर और पात्र की दीवारों के मध्य पूर्णतः जो है भैया प्रात्यस्थ यानी कि इलास्टिक कोलिजन होगा, टक्कर होगी, जिससे इनकी ऊर्जा का ह्रास यानी कि नुकसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। कुल ऊर्जा जो है वो नियत यानी कि कांस्टेंट बनी रहेगी। बड़ी शानदार सी कहानी है, इस पॉइंट को भी सीधे नोट किया जाए। चलिए इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, ये दिमाग हिला सकता है आपका। बड़े ध्यान से देखिएगा कि गैस के जितने भी अणु होते हैं इनके मध्य किसी भी प्रकार के आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल की उपस्थिति नहीं होती है। अरे बाबा, हालांकि कहानी कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। अभी तो अपन सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना। सिद्धांत जो होता है वो हमेशा एक आदर्श व्यवहार को दर्शाता है कि भैया एकदम आइडियल बात। जैसे एक सिद्धांत कहता है पढ़ाई का कि 100 मार्क्स आने चाहिए, पर वास्तविकता कुछ और है। बात समझ में आ रही है? 100 तो आते हैं पर सारे विषय मिला के,
तो कहानी कुछ और है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कह रहे हैं कि गैस के अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का प्यार या फिर नफरत, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वो उपस्थित नहीं होता है। मतलब कि भैया ये स्वतंत्र रूप से कैसे होते हैं, गतिमान होते हैं। अरे बाबा, मतलब आप ये कह लीजिए कि आपस 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 में कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, इनका आपस में जो है कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, खेल ही खत्म हो गया। बात समझ में? चलो ये देखो, तो गैस के अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होता। आप सोच कर देखो कि यदि आकर्षण बल होता, कहां गया रे बाबा, यदि आकर्षण बल होता तो ये सब आपस में कनेक्ट नहीं हो जाते। यदि आकर्षण बल होता तो ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाते और इनकी जो सघनता है वो बढ़ जाती और ये या तो ठोस बन जाते या फिर द्रवीकृत हो जाते। तो आपस में इनके आकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं होता है। कहानी समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो भैया आपस में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं होता है, आपस में कोई लेना देना नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, ना तो प्यार ना तो नफरत, एकदम न्यूट्रल यानी कि आपके स्वतंत्र। तो सीधी बात यह कि ये स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। बात समझ में आ रही है? और इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स को ना आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हमने 9th में भी इस बात को बारे में बात की थी कि हाँ सर 9th क्लास में जो है हमने ये देखा था, जब हम गैसों के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने उसके गुणधर्मों में ये सारे पॉइंट्स को क्या किया था भाई, कवर किया था। चलो आपने कहा सर यहां तक के तो पॉइंट्स बड़े ही हलवा हैं, अब इस कहानी को थोड़ा अपन आगे लेकर चलते हैं। चलिए, पात्र की दीवारों पर लगातार टक्कर होने के कारण गैस द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पे दाब उत्पन्न होता है। यह है टॉपिक, है तो छोटा सा 2 लाइन का, 2 भी नहीं 1.5 लाइन का तो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई? पर बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो डिब्बा आप देख रहे हो ना, इस डिब्बे पे अब जब ये मॉलिक्यूल यहां टकराएगा तो इस वाले भाग पर क्या लगेगा, अरे भैया दाब लगेगा। तो यहां पर भी क्या लगेगा, तो देख लेते हैं अपन। तो यहां पर जो है दाब लगेगा। बोलो यस सर। अरे यहां पर भी तो दाब लगेगा ना भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो जैसे जैसे पार्टिकल किसी से टकराएगा तो उस पर बल लगाएगा, और यदि प्रति इकाई क्षेत्रफल पे यदि वो बल लगा रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, दाब बोलेंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि गैस के जो अणु होंगे, कण होंगे, वो उस डिब्बे के अंदर, उस कंटेनर के अंदर उसकी जो दीवारें होंगी ना, उस पर क्या लगाने वाले, तो भाई सीधी सी बात है, दाब लगाने वाले, प्रेशर लगाने वाले, बल लगाने वाले। इसी का अपन करेंगे कैलकुलेशन, इसी को अपन करेंगे कैलकुलेट, इसी के लिए बनाएंगे इक्वेशन। फिर आप बोलोगे सर हमने डेरिवेशन कर लिया, और ये डेरिवेशन केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी आता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ सर, कहानी तो तगड़ी है कि पात्र की दीवारों पर लगातार टक्करों के कारण गैस द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पे दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो भाई दाब उत्पन्न होता है। लास्ट वाला पॉइंट और भी तगड़ा है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा केल्विन ताप के समानुपाती होती है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? अरे भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे, मैंने कहा तापमान बढ़ा दो, मैंने कहा केल्विन को ध्यान में रखकर केल्विन का नाम लेके टेम्परेचर जो है उसको ही बढ़ा दिया। आपने कहा ओके सर, अब आगे क्या? अब जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है ना वो बढ़ जाएगी। तो सीधी बात है कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी, और यहां से एक नियम निकल कर आएगा जिसको हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। सारे पॉइंट्स को देख लो बेटा, कहीं पर कोई दुख दर्द दिक्कत परेशानी यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लेंगे, इस कहानी को हम थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। आप बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है, खोपड़ी में कॉन्सेप्ट को सेट कर लो। हम बढ़ते हैं आगे। सी सम पॉइंट्स आर गिवन देयर, जिसमें हम कनेक्ट करने वाले हैं गतिज ऊर्जा और अणु गति को। इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। कर लिया नोट? बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर और यस सर। चलो भैया, तो एक बात अपने समझ में आ गई कि जो हमने देखा कि गैसों के जितने भी अणु होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है, और लगातार गति करते समय ये आपस में और पात्र की दीवारों के साथ में टकराते हैं। क्योंकि अब यहां पर हम 3 अलग अलग प्रकार की जो वेलोसिटीज है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, जो 3 अलग अलग प्रकार की जो है वेलोसिटीज है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको होता है कंफ्यूजन।
या हम ये कह लें कि कंफ्यूजन होता था, अब क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ध्यान से देखेंगे तो गति करते समय जितने भी आपके अणु रहेंगे वो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, पात्र की दीवार पे टकराएंगे। अभी हमने एक डायग्राम देखा था, किधर गया वो, अब बना देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये देखो, मैं कह रहा हूं भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो ये हमने एक डिब्बा लिया, आपने कहा हाँ जी सर, फिर हमने इस डिब्बे के ऊपर जो है एक बाउंड्री बना के इसको पूरा पैक कर दिया और इसके अंदर जो है हमने डाल दी बहुत सारे गैस के अणु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक गिनती आती है वहां तक आप इसमें अणु डाल सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सर ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये आपस में टकरा रहे, सब इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं और इस तरीके से खेल जो है वो आगे की तरफ चल रहा है। चलो भैया ये वाली बात भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा, देखो एक कॉमन सेंस वाली बात निकलकर यहां पर आती है बच्चों, और वो ये है क्योंकि सब अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों से टकरा रहे हैं, इसलिए एक समान तो गति नहीं हो सकती, एक समान इनका वेग नहीं हो सकता, एक समान इनकी गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती, एक समान नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया ये वाला जो आपका कण है, अणु है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कंफर्म बता ही नहीं पाओगे। तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन औसत निकालते हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम औसत गति के बारे में बात करने वाले। और ये जो औसत होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एवरेज। ये जो औसत होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। चलिए तो इसके कारण अणुओं की जो गति है और ऊर्जा है वो कैसी होती रहेगी भैया, टकराव के कारण परिवर्तित होती रहेगी। इसलिए किसी भी क्षण, कोई भी क्षण यदि आप ले लीजिए, कोई भी मूवमेंट यदि आप ले लीजिए, सभी अणुओं की जो गति है और ऊर्जा है, जितने भी अणु हैं इनकी जो गति है और ऊर्जा है वो एक समान नहीं रहती है, अलग अलग रहती है। जितने भी आपके कण हैं उनकी जो गति है और ऊर्जा है वो एक समान नहीं रहती है भैया, अलग अलग रहती है। अब यदि अलग अलग रहती है तो फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई देखो सबकी तो आप निकाल नहीं पाओगे, बात समझ में आई? तो सबकी तो आप गति नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम औसत गति निकाल लेते हैं। अब औसत निकालना आपके लिए बड़ा आसान है, आप सारे जो अणु हैं उनकी गति को कैलकुलेट कीजिए, ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाय कुल आपके अणु या कणों की संख्या आप यदि निकालते हैं तो यहां से आपको जो है क्या निकल जाएगी भाई, इस औसत गति का मान निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो हमने कहा भैया जो नमूना है, टॉपिक ही अपने आप में पूरा नमूना है पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नमूना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिंपल टॉपिक है। चलो तो हमने कहा कि यदि नमूने में n अणु है, इसका मतलब ये कि n नंबर ऑफ आपके वहां पर मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो गतियां हैं वो क्रमशः u1 u2 u3 un है, राइट। हम उसका यदि औसत निकालेंगे तो उसका औसत इस तरीके से हो जाएगा। चलो सो वन थिंग इज क्लियर हियर, आपने कहा ओके सर, मतलब कि सबकी जो औसत गति होगी वो हो जाएगी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un डिवाइड बाय, बात समझ में आई, डिवाइड बाय, और यहां पर क्या आ जाएगा तो भाई n आ जाएगा, यही तो हुआ। और इस तरीके से जो है कौन सी चीज निकल गई, औसत गति निकल गई। तो सबकी डेफिनेशन भी अभी हम देखने वाले हैं, बात समझ में आई? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, तो औसत गति क्या होगी, औसत गति क्या होगी, जितने भी अणु हैं उनकी गति बटे अणुओं की संख्या यदि आप निकालोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, औसत गति बोलेंगे। और सामान्यतः हम लोग इसी औसत गति के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, तो औसत गति आपकी निकल गई, यू एवरेज या औसत गति जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इस खेल के बारे में और बातें किसने की, तो हमारे मैक्सवेल अंकल जो थे वो और बोल्ट्जमैन अंकल जो थे वो, ठीक है, बोल्ट्जमान या बोल्ट्जमैन कह दीजिए, इन लोगों ने प्रदर्शित किया कि गतियों का वास्तविक वितरण गैस के आणविक द्रव्यमान और ताप पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, आणविक द्रव्यमान यदि ज्यादा होगा तो आपका जो गैस का अणु है, ठीक है, उसका द्रव्यमान कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसके कारण वो जो अणु होगा उस पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं लगेगा, और उसकी गति थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, तो हो सकता है कि कम हो जाए। बात समझ में आ रही है? ऑन द सेम वे जो गति होगी वो और किस पर डिपेंड करेगी, तो भैया तापमान पे। तापमान को कम ज्यादा करोगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, गति में परिवर्तन आएगा। आणविक द्रव्यमान, आपने कहा सर हमारे पास एक H2 गैस है, हमारे पास एक N2 गैस है और हमारे पास एक Cl2 गैस है। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब तीनों जो गैसें हैं इनके अणुओं की यदि आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो एक समान नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली कैसा होगा, अलग अलग होगा। इसलिए तीनों की गति कैसी होगी, तो भाई अलग अलग होगी। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि पहले अपन ने निकाल लिया यू एवरेज, इतना तो आप नोट करेंगे। चलो
ठीक है, और इसको हम सीधे सीधे शुद्ध भाषा में हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखेंगे एकदम शुद्ध भाषा में, एकदम सिंपल सी बात में, सभी अणुओं की औसत गति, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये अधिकतम गति नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अधिकतम गति नहीं है, कैसी है, औसत गति है। मतलब कुछ अणु ऐसे होंगे जिनकी गति ज्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी गति कम होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एवरेज में होगी। बात समझ में आई? तो सभी अणुओं की औसत गति हमने निकाली और वो UAV के आसपास आ गई। बात समझ में आई? नोट किया जाए। और आगे बढ़ते हैं जी इस कहानी को लेकर, है ना। चलो आ जाओ। अब मैक्सवेल ने क्या, अब ये देखो, ये एक डायग्राम यहां पे दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इन्होंने ना विशेष गति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, दो तापमान लिए, T1 लिया और T2 लिया। इन्होंने T1 लिया और कौन सी चीज ली, तो भैया T2 लिया। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। एक अपन ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ रखेंगे हम अणुओं की संख्या और एक तरफ रखेंगे हम गति। चलो भाई, तो एक तरफ हम रखते हैं अणुओं की संख्या, ठीक है, चलो साथ साथ में बनाएंगे सब लोग। बेटा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट में एज इट इज पूछ लिया गया है कई बार, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और ये जो तीन अलग अलग प्रकार की गतियों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसकी भी यहां पर बात की जा रही है। चलिए, तो एक तरफ है हमारे पास क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ठीक है। आपने कहा ओके सर, क्या ग्राफ को मैं थोड़ा उधर शिफ्ट कर दूं? मेरे को दो ग्राफ तो बनाने हैं यार, हाँ मुझे दो ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो मैं ना बेटा थोड़ा सा इसको इधर पे शिफ्ट करता हूं। चलो भाई, तो एक ग्राफ अपन ने यहां बनाया, एक ग्राफ अपन ने यहां बनाया, बन जा बाबू, बन गया, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है अणुओं की संख्या, और यहां पर लिखा हुआ है गति। चलो बहुत ध्यान से देखना, यही ग्राफ है अपना। में एक तरफ लिखा हुआ है अणुओं की संख्या और एक तरफ लिखा हुआ है गति। सिंपल सा ग्राफ बना रहे हैं। किसी डिब्बे के अंदर जब कोई गैस भरी हुई है, बात समझ में आई, तो कोई एक तापमान हम यहां पर ले लेते हैं। हमने कहा भैया हम एक तापमान ले लेते हैं T1। चलो, हमने कहा एक तापमान जो है वो फिक्स्ड मान लिया है। इस तरफ गति बढ़ रही है और इस तरफ अणुओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। और हमने कहा भैया इसके लिए एक सिचुएशन हम यहां पर लगा दे रहे हैं, तापमान कुछ भी ले लो, तापमान जो है उसको हमने ले लिया है T1। चलो भाई, तो तापमान जो है वो कितना हो गया है, तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, तापमान हो गया है T1। चलिए, बहुत बढ़िया वाली बात। अब एक ग्राफ बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ग्राफ से कहानी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी और बात की जो बातें हैं वो भी बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। देखो, एक ग्राफ हमने देखा ऐसा करके, ये ग्राफ हमने देखा, क्या ऐसा ही हमारे पास पहला वाला ग्राफ है? भाई बिल्कुल सही, पहला वाला ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा ही है। अब यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं यहां पर ना कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं। कौन से रंग से पॉइंट्स बनाऊं मैं? लाल 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 लाल, ठीक है। तो भाई मैंने ध्यान से देखना बच्चों, मैंने यहां पर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, सबसे ऊपर मतलब कि ये वाला, यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया है और यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया है। सी हमने दो पॉइंट बना लिए। तो आप बोलोगे सर यहां पर ये जो आपने पहला वाला पॉइंट बनाया है इसको हम एक काम करते हैं ए बोल देते हैं, दूसरा वाला जो पॉइंट बनाया उसको अपन बी बोल देते हैं। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से देखना, यहां से खेल समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं यदि आपसे कहता हूं कि बताओ बच्चों, जो ए पॉइंट है वो बेसिकली क्या बता रहा है, तो आप कहोगे कि सर ए पॉइंट पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो ए पॉइंट जो है वो अपने को दो चीजें बता रहा है। कहां लिखेंगे? ठीक है, यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ए पॉइंट अपने को यह बता रहा है कि यहां पर अधिकतम, यहां पर क्या है, तो भाई अधिकतम अधिकतम अधिकतम, ठीक है, अणु है। यहां पर कैसे हैं, तो भाई अधिकतम अणु है। बात समझ में आ रही है? देखो यदि अणुओं की संख्या देखोगे तो ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि सर यहां पर अधिकतम अणु है और ये जो पॉइंट आपका होगा, है ना, यहां पर अधिकतम अणु होंगे। बी पॉइंट की यदि हम बात करते हैं
यदि हम बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पॉइंट आपका क्या है, तो भाई देखो यहां अधिकतम अणु नहीं है, बात समझ में आ रही है। बी पॉइंट जो है आपका यहां पर अधिकतम अणु नहीं है, पर यहां पर हम निकालते हैं क्या, औसत गति। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का हमने नाम बदल के अलग अलग रखा हुआ है। ए पॉइंट और बी पॉइंट जो हैं दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। यदि आप ए पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहां पर अधिकतम अणु है, बात समझ में आ रही है। ए पॉइंट पर जो है भैया अधिकतम अणु है, इसीलिए इस गति को हम क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, कहां चला गया, ठीक है। इस गति को हम क्या बोलेंगे, रुको, इस गति को हम क्या बोलेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखना, इसको बोलेंगे अति संभाव्य गति। क्या बोलेंगे, एमपी बोलेंगे, मीन प्रोबेबल, आप इसकी क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे। इसको हम बोलेंगे अति संभाव्य गति, मतलब ऐसी गति जहां पर अणुओं की संख्या कैसी होगी भैया, अधिकतम होगी, औसत की बात नहीं हो रही है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसी गति जहां पर अधिकतम अणु होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो एक मिनट, इसको अपन यहां से 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अति संभाव्य 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 गति। चलो भाई, तो इसको हम बोलने वाले हैं क्या, तो इसको हम बात करेंगे अति संभाव्य गति की। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यूएमपी, मीन प्रोबेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रायिकता कैसी है भाई, बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अति संभाव्य गति। यही था, पक्का, अति संभाव्य गति, बड़े भयंकर नाम होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो ग्राफ का यदि आप शीर्ष बिंदु देखते हो, ग्राफ का यदि सबसे ऊपर वाला बिंदु आप ये वाला देखते हो, ये वाला, ये देखो, क्लोरीन के लिए, नाइट्रोजन के लिए तो अलग अलग दिए हुए। ग्राफ का यदि शीर्ष बिंदु आप देखते हो तो वह गति जो कि अधिकतर अणुओं की होती है, अधिकांश अणुओं की जो गति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो भैया उसको अपन बोलेंगे अति संभाव्य गति। बात समझ में आ रही है। और यह अणुओं की औसत गति के बहुत निकटतम होती है। अब आप बोलोगे सर इधर थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे, बहुत ध्यान से देखना। देखो अधिकतम अणुओं की गति जो होगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो भाई उसी को हम बोलेंगे क्या, यहां पर अपन यू लिख देते हैं बढ़िया से, ठीक है, और नीचे हम लिख देते हैं एमपी। बात समझ में। तो भाई अधिकतम अणुओं की जो गति होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, यूएमपी बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट जो है वो आपका यूएमपी को रिप्रेजेंट करेगा। चलो भैया बी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ। अब बी पॉइंट जो है, बात समझ में आ रहा है, बी पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है अणुओं की, ध्यान से देखेंगे, अणुओं की औसत गति। चलो, तो ये बता रहा है अणुओं की औसत गति, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भैया एक आपको जो ए पॉइंट है वो क्या बताएगा, अधिकतम संभाव्य गति, और बी जो है वो आपको क्या बताएगा, अणुओं की औसत गति। दोनों के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकांश अणुओं की जो गति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अधिकतम संभाव्य गति बोलेंगे। यूएमपी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन द सेम वे देखो अणुओं की जो औसत गति होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भैया यू और ए वी से रिप्रेजेंट करेंगे, पक्का। तो ए पॉइंट हमने बना लिया, बी पॉइंट हमने बना लिया। एक चीज आपने देखी होगी कि ये जो वैल्यू होगी यू ए वी जो है वो आपके ए वाला जो भाग है उससे हमेशा कैसी है भाई, ज्यादा है। देखो ये वाला पॉइंट उससे कैसा है, तो ज्यादा है। बात समझ में, नोट किया जाए, पक्का। चलो, तो एक सिंपल ग्राफ में हमने दो प्रकार की जो गति है उसको तो समझ लिया, पर हमें वो ग्राफ समझना पड़ेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है एज इट इज, राइट। उसके तरफ हम लोग चलते हैं और उस कहानी को दिमाग के अंदर फिट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। चलो देखो, तो आप यदि यहां पर देख रहे होंगे तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो यूएमपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है वो औसत गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तीसरा पॉइंट भी यहां पर दिया हुआ है, उसको समझने से पहले हम दो तीन चीजें और देखते हैं। जैसा कि यहां पर मैक्सवेल ने देखा था कि भाई हम दो अलग अलग तापमान ले लेते हैं, हम जो है क्या करते हैं, दो अलग अलग तापमान ले लेते हैं। चलो, तो दो अलग अलग तापमान के लिए हम सेम ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। एक T1 रखेंगे, एक T2 रखेंगे। चलिए भाई, तो हम दो अलग अलग तापमान लेते हैं। उसके लिए हम जो है इसको यहां से बीच से डिवाइड कर देते हैं, खेल हो गया खत्म, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना, दो ग्राफ बनाएंगे हम लोग।
देखिए आपकी किताबों में जो भी ग्राफ दिए होते हैं आप उसे रट नहीं सकते, पर यदि एक बार आपको ग्राफ्स को समझना आ गया तो कहानी आपके दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगी। टेढ़ा बनाए क्या? ठीक है, चलो तो हम दो अलग अलग तापमान पर अब जो है दोनों प्रकार की गतियों को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी है कहानी है। चलिए भैया, तो भाई एक तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। चलिए वो सब भी लिख देते हैं कि यहां पर जो अणु है, अणुओं की संख्या, यहां पर तो अणुओं की संख्या लिख दी, और यहां पर जो है हम अणुओं की क्या लिखेंगे, तो भाई गति लिखेंगे। तो एक तरफ तो हमने अणुओं की संख्या लिख दी, एक तरफ हमने क्या लिख दिया, तो भैया गति लिख दिया। चलो अब यहां पर दो पॉइंट्स बना लेते हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए भाई हरे कलर से बनाएंगे इस बार, है ना। तो एक तो सबसे ऊपर बनाया है कि उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ बना दिया। आप जानते हो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं बोलूंगा UMP, मतलब ऐसी गति, कम है ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसी गति जो अधिकतम अणुओं की गति है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, एवरेज गति बोलेंगे। UAV से इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। एक और इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आई कि आपका जो UMP है वो कम है किससे, U एवरेज से। अब आप ये वाले पॉइंट्स को मत देखना, नहीं तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट ऊपर है ये ज्यादा होना चाहिए। नहीं भैया, अपने को ये वाला पॉइंट देखना है बेटा। देखो इसका जो पॉइंट है वो कहां मिलेगा, वो नीचे मिलेगा ना अपने को, यहां पर मिलेगा। और इसके लिए जो पॉइंट है वो अपने को कहां मिलेगा, थोड़ा और इधर मिलेगा। तो अब बताओ जरा ज्यादा गति कौन सी होगी, तो दूर वाला जो पॉइंट है गति के ग्राफ पे, गति की लाइन पे जो इधर वाला पॉइंट है ना, राइट, वो गति कैसी होगी, तो भाई सीधी सी बात है ज्यादा होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एवरेज की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, मीन प्रोबेबल से। इसका मतलब कि जो आपकी अधिकतम संभाव्य गति है उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होती है, पर गति कैसी होती है भाई, कम होती है। बात समझ में आ गई। तो बढ़िया तरीके से अपने को ग्राफ समझना है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहां पर हमने जो तापमान है, ठीक है, यहां पर हमने एक तापमान लिया हुआ है, उसको हमने T1 कह दिया। चलो T1 हमने एक तापमान यहां पर कह दिया। अब हमने इस जगह पर एक सिचुएशन लगाई, हमने कहा कि नहीं भैया रुको, ठीक है, एक कंडीशन लगाते हैं, दो अलग अलग तापमान पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो T1 की वैल्यू है वो कम होगी, T2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। मतलब दो अलग अलग आपके जो तापमान है उसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, किसी गैस के लिए, जिसमें y एक्सिस पर हमने लिखा हुआ है अणुओं की संख्या, और x एक्सिस की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर हमने बात की है किसके बारे में, तो भाई अणुओं की गति के बारे में। ठीक है, चलो एक ग्राफ और बनाते हैं। जितने ग्राफ्स यहां पर मैं आप लोगों को बनवा रहा हूं ये एज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। दो प्रकार की जो गति है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ऐसी गति जिसपे अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी उसको UMP से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी गति जिसको हमने औसत करके निकाला हुआ है उसको UAV से रिप्रेजेंट करेंगे। खेल हो गया खत्म, चलो आ जाओ, ठीक है। अब फिर ग्राफ बनाया जाएगा, ठीक है भाई। तो एक एरो तो मैंने यहां पर बना दिया, एक एरो तो मैंने यहां पर बना दिया, बस खत्म बात, है ना। दो एरो हमने यहां पर बना दिया, चलो और अब ग्राफ भी बना लेते हैं। आइए, क्या मैंने ग्राफ इस रंग से बनाना था मैं, है ना। चलो तो चलो ये थोड़ा सा ऐसा, क्लियर, बोलिए यस सर। और दोनों चीजें हम यहां पर लिख देते हैं वापस, है ना। आ जाओ। तो यहां पर अणुओं की संख्या है, कणों की संख्या भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर जो है ना बच्चों हम गति लिख रहे हैं। यहां पर हम कौन सी चीज ले रहे हैं, तो भाई हम यहां पर गति ले रहे हैं। चलो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अब फिर यहां पर हम दो पॉइंट्स बनाने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। तो भाई एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट उससे थोड़ा सा कैसे बनाऊंगा मैं, नीचे बनाऊंगा। और यहां पर जो तापमान है, यहां पर जो तापमान है, राइट, उसको हम इधर पे लिख देते हैं कि भैया तापमान यहां पर जो है उसको हमने T2 कहा। आपने कहा ओके सर। कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, एक ही ग्राफ को हम दो अलग अलग तापमान के लिए बना रहे हैं, इसलिए अपने को परेशान होने वाली बात ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा कैसा है, इजी है। अब ध्यान से देखेंगे तो इस वाले भाग को मैं क्या कहूंगा, तो भाई ये UMP हो जाएगा। ये भाग जो है वो कैसा होगा, तो U एवरेज हो जाएगा।
तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो यूएमपी है और यू एवरेज है, इन दोनों के बीच में कहानी क्लियर है। यू एवरेज क्या है, तो मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग। यू एवरेज क्या है, तो ये औसत गति है अणुओं की। और यूएमपी क्या है, तो ऐसी गति जिस पर अधिकांश अणु गति करते हैं। बात समझ में आ रही है? अधिकांश अणुओं की जो गति है, सबकी नहीं, औसत में सब आ गए, अधिकांश अणुओं की जो गति है उसको हमने क्या कहा, ठीक है, तो उसको यूएमपी का। खत्म खेल। तो एक चीज आपने ये देखी कि यदि हम यहां पर देखेंगे तो जो कर्व है ना, ध्यान से देखो, जो कर्व है बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो कर्व है देखो, यही तो बनाया है कि ये T1 पे बनाया गया, ये T2 पे बनाया गया, और T2 की वैल्यू T1 से कैसी है भाई, ज्यादा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जो ग्राफ मिलेगा, यानी कि आरेख मिलेगा, वो कैसा होगा, तो भैया संकरा होगा। खत्म बात। देखो संकरा दिख रहा है, ऊंचे पहाड़ जैसा, है ना, ठीक है। और यहां पर यदि आप देखेंगे तो आपको आरेख कैसा मिलेगा, तो ग्राफ जो है, ठीक है ना, आरेख जो है वो कैसा मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, आरेख जो है वो चौड़ा मिलेगा। आरेख जो है वो कैसा मिलेगा, तो भाई सिंपल सी चीज, ये चौड़ा मिलेगा, ठीक है। बोलो यस सर। चलो अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो इतना सारा भी अपन ने पढ़ा है, ये कहां पर काम आएगा, या फिर बेसिकली इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या करते हैं, आपको 2-3 ग्राफ बनाकर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन से पॉइंट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, जैसे आप चोटी कहते हो, उसको यूएमपी से बनाना। उसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है उसको आप क्या बनाओगे, यूएवी यानी कि एवरेज से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। एक ही गैस के लिए 2 अलग अलग तापमान पे बनाया था ये ग्राफ जो है, इसको हमने क्या किया, ठीक है। तो एक गैस के लिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक गैस के लिए 2 अलग अलग, एक ही गैस के लिए 2 अलग अलग तापमान पे, ठीक है। अब एक जादू दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। एक जादू दिखाते हैं, एक तगड़ा वाला सवाल करते हैं, एक जादू देखते हैं, एक तगड़ा वाला अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। बोलो यस सर। चलो भैया आ जाओ। एक सवाल करते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं एक जादू दिखाता हूं, ठीक है। चलो चलो, और यहां पर हमने लिखा है T1। रुकिए, हम थोड़ा माहौल बनाने वाले हैं। यहां पर हम लिख देते हैं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ओके। यहां पर हमने लिख दिया भैया गति, ठीक है। अब यहां पर एक गैस दी हुई है, क्या है ये जादू, क्या है इसमें अभी बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक गैस दी हुई है जिसके लिए 3 अलग अलग तापमान दिए हुए हैं। चलो भाई, एक गैस दी है, इसके लिए 3 अलग अलग तापमान दिए हुए हैं। इसको अपन ने T1 कहा, इसको हमने T2 कहा, और इसको हमने T3 कहा, ठीक है। इसको हमने T1 कहा, T2 कहा, और हमने इसको T3 कहा। पक्का। अब 4 ऑप्शन है वो आपको बताने, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना, T1 है, T2 है, T3 है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि भैया सही ऑप्शन जो है सर वो कौन सा होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं लिख रहा हूं T1 की वैल्यू ज्यादा होगी T2 से, फिर T2 की वैल्यू ज्यादा होगी T1 से, फिर T3 की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, T1 से, फिर T3 की वैल्यू ज्यादा होगी T2 से। बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब ये लो, हिंट के लिए अपन ये देख लेते हैं। चलो, ये T2 के लिए था, और ये वाला जो है बच्चों, ये वाला आपका था किसके लिए, तो भाई T1 के लिए था। चलिए भैया, अब बताइए, ठीक है ना। T1 T2 अपन ने यहां पर देख लिया है, ये आपकी हिंट हो गई। तो आपने दिमाग लगाया कि सर जो चौड़ा वाला कर्व होता है ना,
वो बेसिकली कैसा होता है, उसमें तापमान का मान जो है वो ज्यादा होता है। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से आपने कि ये वाला तो बिल्कुल सही किया होगा, ये तो पक्का आपने लगाया होगा कि सर T3 जो है उसकी वैल्यू T2 से ज्यादा है। अब कुछ हमारे धुरंधर होंगे जो बोलेंगे कि सर T1 का जो कर्व है वो भी ज्यादा चौड़ा है एज कंपेयर टू T2, इसलिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये भी तो सही होगा। बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये भी तो सही होगा। बात समझ में आई? तो ऐसे तीन ऑप्शंस आप निकाल कर लाओगे यहां से, क्योंकि आप देखोगे कि भैया जो ग्राफ ज्यादा चौड़ा है, राइट, जो ग्राफ ज्यादा चौड़ा है उसमें तापमान की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ऊपर वाले जो दोनों होंगे ना, ये पता है कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि हमेशा ध्यान देंगे कि जिसका जो चौड़ा वाला ग्राफ होता है, राइट, वो सकरे वाले ग्राफ के हमेशा बाद में ही बनेगा। चौड़ा वाला जो ग्राफ होगा, किसी एक गैस की यदि हम बात करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो चौड़ा जो ग्राफ होगा वो सकरे वाले ग्राफ के हमेशा बाद में बनेगा। दैट्स ऑल। चौड़ा ग्राफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, चौड़ा ग्राफ जो होगा वो सकरे वाले ग्राफ के, देखो ये ऊंचा वाला जो पहाड़ है वो पहले रहेगा, फिर जो चौड़ा वाला पहाड़ है वो बाद में रहेगा। बात समझ में आई? तो ये हमेशा इसके कहां बनेगा, बाद में बनेगा। अब यदि हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो भैया पहले ही बना दिया गया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था आप लोगों को कि T1 जो है उसके आरेख को आपने पहले ही बना दिया। बात समझ में आई? T1 के आरेख को आपने पहले ही बना दिया और ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये सवाल जो है वो JEE में पूछा गया है। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। स्क्रीनशॉट आप लेंगे इसको और आप जो है इसे भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे बढ़िया से। चलिए भैया, तो इस तरीके से हमने दो प्रकार की जो वेलोसिटीज है यानी कि गति है उसको तो दिमाग के अंदर फिट कर लिया, जिसमें पहली आपकी थी UMP और दूसरी थी आपकी U एवरेज। दो चीजें हम जान चुके हैं। हम एक तीसरे प्रकार की जो गति है उसकी तरफ चलते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो हमने UAV ये तो निकाल ही लिया, जितने अणु हैं सबकी गतियों को आपने जोड़ा, डिवाइड बाय n किया, आपका UAV आ गया। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सर UMP भी निकाल लेते हैं। मतलब ये कि अधिकांश अणुओं की जो गति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अणुओं की जो गति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम गति नहीं होगी, अणुओं की संख्या होगी, उसको UMP से रिप्रेजेंट करेंगे। अब तीसरा होता है ना बच्चों URMS। अब सवाल पैदा होता है कि सर स्टार्टिंग के दो जो हैं वो तो हमने देख लिया, समझ में भी आ गया, अभी जो तीसरा वाला है जिसको आप URMS कह रहे हैं ये बेसिकली क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो अब हम थोड़ा एज्यूम कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि भैया गैस के यदि सारे के सारे कण जो हैं वो सीधी रेखा में चल रहे हैं, गैस के जितने भी कण दिए हुए हैं यदि वो सीधी रेखा में चल रहे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ औसत स्थानांतरण ऊर्जा तो होगी। बिल्कुल सही बात है, इनकी कुछ औसत स्थानांतरण ऊर्जा तो पक्का होगी। बिल्कुल सही बात है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो ध्यान से देखना 1/2 mu² बार से। औसत स्थानांतरण ऊर्जा जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई सीधे से बात है, देखो ऊर्जा तो आप बोलते हो सर 1/2 mu² है, औसत आपने लगाया तो आपने ऊपर क्या लगा दिया भाई, बार लगा दिया। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक, चलिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी अणु हैं उनकी गतियों के वर्ग का औसत, गतियों का औसत क्या होगा, तो भाई गति का औसत क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, गति का औसत क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी हमारा धुरंधर। गति का औसत क्या होगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको UAV से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा आपका U1 प्लस U2 प्लस UN डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका N। ये आपका गति का औसत होगा बेटा। पर यदि आप बात करते हो गति के वर्ग का औसत, तो गति के वर्ग का यदि आप औसत निकालना चाहोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आप इसको बोलेंगे U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर प्लस UN का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, यहां पर N हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, गति के वर्ग का औसत। बात समझ में आई? दो अलग अलग प्रकार के औसत हैं, ऊपर वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो गति का औसत जो है उसको हम UAV से रिप्रेजेंट करेंगे, गति के वर्ग के औसत को जो है हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लिखेंगे क्या, तो भैया हम इसको लिखेंगे U² बार।
गति के वर्ग के औसत को आप कैसे लिखोगे, तो आप इसे लिखोगे यू स्क्वायर बार। क्या लिखेंगे, तो आप इसे लिखेंगे यू स्क्वायर बार। चलिए यहां तक ठीक है, नोट करो। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, गतियों के वर्ग का जो औसत होगा वो गैस की अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सीधा सीधा माप होगा। भाई सीधी सी बात है, आप यदि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें आपका क्या आता है, 1/2 mv² आता है, 1/2 mu² आता है। तो 1/2 जो है वो तो आपका क्या है, बेनियत है। सभी अणुओं का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो भी एक समान होगा। पर ये जो आप u1 u2 u3 स्क्वायर बोल रहे हो, सबकी गति कैसी होगी भाई, अलग अलग होगी। सिंपल सी कहानी है। इसका मतलब ये हुआ, जो कि बड़ा ही आसान है, कि यदि आपने गतियों के वर्ग का औसत निकाल लिया तो आप गतिज ऊर्जा का सीधा माप निकाल सकते हो, औसत निकाल सकते हो। बात समझ में आई? तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यदि हम गतियों के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल निकाल लें, मतलब सीधी बात, ये जो आया था नहीं, ये जो आया था, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो आया था, यदि आपने यहां पर क्या निकाला था भाई, गति के वर्ग का औसत निकाला था। यदि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर हमको एक नई वैल्यू पता चलेगी, किसकी, वेलोसिटी या फिर वेग की। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यदि हम गतियों के वर्ग के औसत, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यू स्क्वायर बार बोल रहे हैं, इस मान का यदि हम क्या निकाल लें भाई, वर्गमूल निकाल लें, स्क्वायर रूट यदि हम इसका निकाल लें, राइट, तो हमें गति का जो मान प्राप्त होगा, हमें क्या होगा भाई, गति का मान प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, इसका आप यदि वर्गमूल निकालोगे तो आपको गति का एक मान प्राप्त होगा। वो यू तो होगा, पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वह अति संभाव्य यानी कि UMP और औसत गति यानी कि U एवरेज से भिन्न होगा। मतलब हमने क्या किया, सारी गतियों के, ठीक है, गति के वर्ग का औसत निकाला और उसका यदि हम क्या निकालते हैं, फिर वर्गमूल निकालते हैं, मतलब कि हम उसमें अंडर रूट कर देते हैं। तो अब हमको जो वेलोसिटी मिलेगी वो ना तो इसके बराबर आ रही है और ना ही भैया औसत गति के बराबर आ रही है। अब सवाल पैदा होता है कि सर फिर किसके बराबर आ रही है? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, यहां पर आ जाएगा RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो एक नई हमें जो है क्या मिलेगी भाई, गति मिलेगी। इसे हम लोग URMS से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बढ़िया से इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलो पक्का? तो आपने गति के वर्ग का औसत निकाला, बोलो यस सर। उसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया, बोलो यस सर। ये रूट के अलावा, और जब आपने उसका अंडर रूट निकाला तो आपको URMS मिल गया, ठीक है। उसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, URMS मिल जाएगा। दैट्स ऑल। V जैसा दिख रहा है क्या ये वाला U? नहीं यार, U जैसा ही तो दिख रहा है। चलो नोट करो, पक्का बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भैया, तो ये जो गति आपको मिल रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे वर्ग माध्य मूल वेग। अरे बाबा, नाम खतरनाक है पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई इसको हम बोलने वाले हैं माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखो इंग्लिश में यदि याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें रूट मीन स्क्वायर RMS, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो गति आपको मिलने वाली है, इसको आप क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या फिर वर्ग माध्य मूल वेग आप इसे कहेंगे, और आप इसे URMS से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसे URMS से क्या करेंगे भैया, तो रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ी सिंपल सी ये कहानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका URMS। तो एक नई वेलोसिटी हमको मिली है। अब हम क्या करते हैं भाई, ग्राफ में पुट कर देते हैं। चलो आ जाओ। तो यहां पर मैंने एक नया पॉइंट बना दिया, यहां पर मैंने भी एक नया पॉइंट बना दिया, पर मुझे इसे लाल रंग से बनाना पड़ेगा। चलिए, बात समझ में आई? अब बताओ, वो जो नया पॉइंट आपने बनाया है उसका नाम क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है, इसका नाम क्या हो जाएगा, URMS हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया URMS, और ये पॉइंट भी हो गया आपका क्या, URMS।
अभी पूरा रिवाइज करवा देते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। दोनों ग्राफ्स को कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, उस ग्राफ में देखें, इस वाले ग्राफ में देखें कि भैया 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 देखो कि यूआरएमएस तो भैया सबसे ज्यादा होता है, बात समझ में आई। तो बच्चों यूआरएमएस जो है वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। उससे थोड़ा सा कम कौन होगा, यू एवरेज होगा। उससे भी कम क्या होगा, यूएमपी होगा। दैट्स ऑल, ठीक है, पक्का, यस सर। तो अब सबसे ज्यादा जो होगा इन सब के बीच में एक रिलेशन है, इसको सीधे सीधे दिमाग में फिट कर लीजिए। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू होगी यूआरएमएस की, उससे कम होगी यू एवरेज की, सबसे कम होगी यूएमपी की। तीनों की डेफिनेशंस, तीनों के बीच में रिलेशन अपन पूरा पूरा देख चुके हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी, यूएमपी का मतलब क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, अधिकतम अधिक 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 अधिकतम अणुओं की गति, अधिकतम अणुओं की गति, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है यूएमपी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि भैया यू क्या था आपका, तो आरएमएस को रहने देते हैं, अभी एवरेज लेते हैं, तो हम इसको कहेंगे सभी अणुओं की, हम कहेंगे भैया सभी अणुओं की, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम कहेंगे सभी अणुओं की औसत गति। और यूआरएमएस जो है, जो आपको थोड़ा सा नया और कंफ्यूज कर सकता है, बात समझ में आ रही है, इसको आप क्या लिखोगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सभी अणुओं की औसत गति, और यहां पर मैं लिखूंगा सभी अणु के गति के वर्ग के औसत। सभी अणुओं की जो गति है उसका हमने क्या निकाला था भाई, वर्ग निकाला था, कि औसत का वर्गमूल। बिल्कुल सही बात, यही तो था। सभी अणुओं की जो गति है उसके वर्ग के औसत का आपने क्या निकाला, तो भाई वर्गमूल निकाल दिया। सबसे पहले तो हमने सभी अणुओं की गति निकाली, इसके वर्ग का आपने क्या निकाला, गति के वर्ग के औसत का आपने क्या निकाल दिया, तो वर्गमूल आपने निकाल दिया, इसलिए आपको यह चीज मिल रही थी। तो सबसे ज्यादा होगी यूआरएमएस, फिर यू एवरेज, फिर उससे कम कौन सी होगी, तो भैया सबसे कम होगी यूएमपी। और कक्षा 11वीं में यदि आप रसायन विज्ञान की बात करोगे तो इतने में आपका काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा। इस वाले पार्ट को तो बिल्कुल कॉपी में नोट कीजिए, ये सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और जो ग्राफ्स हमने बनाए हैं वो भी सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तगड़ा वाला लिया जाएगा स्क्रीनशॉट, हरी अप, ठीक, यस सर। चलो भाई, तो इस चीज को तो अपन ने देख ही लिया। अब इसके कुछ एक क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चलो भैया, तो 3 ग्राफ्स हम बना चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं 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 है। 3 मान हमें यहां पर वेलोसिटी के मिल गए, ठीक है, तीनों को हमने समझ लिया, दिमाग के अंदर फिट कर लिया, यहां पर जाकर ये कहानी खत्म होती है। अब सवाल पैदा होता है कि सर 2 अलग अलग तापमान पे एक गैस बनाई, 2 अलग अलग तापमान पे, देखो ध्यान से देखेंगे, एक गैस के लिए हमने 2 अलग अलग तापमान दिए। अब इसका उल्टा करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका उल्टा पता है क्या होगा, कि हम एक गैस नहीं लेंगे, अब हम यहां पर 2 गैसें लेंगे और तापमान एक समान होगा। अब एक तापमान पे 2 गैसों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 2 अलग अलग गैसों के लिए एक तापमान पे ग्राफ बनाने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो एक तापमान पे 2 अलग अलग गैसों के अणुओं के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, ग्राफ बना रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमने लिया है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमने लिया है इसलिए हम इसे यूएमपी बोलेंगे। क्लियर। अब एक तरफ क्लोरीन है, दूसरी तरफ आपका क्या है, नाइट्रोजन है। अब आप कॉमन सेंस वाली बात बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, देखो क्लोरीन जो है Cl2 का द्रव्यमान कैसा है भाई, ज्यादा है, बोलो यस सर। द्रव्यमान कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा है। और यदि आप बात करते हैं, ठीक है, किसकी, तो नाइट्रोजन की,
तो नाइट्रोजन का इससे तो द्रव्यमान कम है ना, द्रव्यमान कैसा है तो कम है, तो बस यहां पर कॉमन सेंस की एंट्री होती है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गति ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है। देखो आप यदि आणविक गति की बात करोगे तो ये आपकी आणविक गति है किसके लिए, तो भैया क्लोरीन के लिए। ये अणु की बात करोगे और ये आपकी आणविक गति होगी तो ये किसके लिए होगी, तो नाइट्रोजन के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि नाइट्रोजन जिसका द्रव्यमान यानी कि मास आपका कैसा है भाई, कम है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, तो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है कि यदि आप एक तापमान पे दो गैसें लेते हो तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गति कैसी होगी अणुओं की, भाई सीधी सी बात है कम होगी। तो देखो कम दिख रही है आपको, बात समझ में आई। अच्छा, पर अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होगी, तो देखो अणुओं की संख्या जो है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें होगी, ठीक है। चलिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नोट पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, तगड़ा वाला, ताकि कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। हमने क्या किया, यहां पर बनाया एक ग्राफ। अरे बन जा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कौन सी भाई दो गैसें तो यहां दी हुई है, क्लोरीन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, एक और ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन ले लेते हैं। चलो क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, रुको यार, स्टार्टिंग सेम है, ठीक है जी। चलो अब ये बताओ आप मुझे, ये तीन बिंदु बना दिए, बोलो यस सर। यहां पर ऐसे कर दिया, बोलो यस सर। यहां पर ऐसे कर दिया, बोलो यस सर। यहां पर ऐसे कर दिया, बोलो यस सर। यहां पर हम लिखने वाले हैं आणविक गति, और यहां पर क्या लिखने वाले हैं, तो भाई यहां पर हम लिखने वाले हैं अणुओं की संख्या। तो क्या लिखने वाले हैं, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं अणुओं की संख्या, खत्म बात, ठीक है। तो एक तरफ हमने अणुओं की संख्या लिखी है, एक तरफ जो है हमने यहां पर आणविक गति लिखी है। भाई एक गैस ए है, दूसरी वाली बी है, तीसरी वाली सी है, बात समझ में आई, बोला यस सर। अब ध्यान से आप देखना, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ए सी। रुको, ऑप्शंस को अपन थोड़े दूसरे ढंग से देखते हैं, अपनी वाले स्टाइल में, ठीक है। आ जाओ, ए सी बी, बी ए सी, ठीक है, पक्का, यस सर। ठीक है, सी बी ए, सी ए बी। चलो बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा, तगड़ा क्वेश्चन। और कब लिया गया है हमने, तो भाई समान ताप पर, ठीक है, समान ताप पर तीन भिन्न गैसें, समान ताप पर तीन जो है हमने भिन्न यहां पर गैसें ली हुई है, ए बी सी हमने लिया हुआ है। अब बताओ कौन सी गैस कैसी होगी, ठीक है। चलो, तो आपका आंसर आ गया होगा, फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं कि आप बोलेंगे सर देखिए सी जो है उसकी आणविक गति ज्यादा है, तो हमको यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि भैया आणविक गति जो होती है, ठीक है, आप क्या बोलोगे कि आणविक गति जो होती है कब ज्यादा होती है, जब द्रव्यमान कैसा होता है, भैया जी कम होता है, सीधी बात। तो द्रव्यमान, तो जिसका द्रव्यमान कैसा होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसका द्रव्यमान कैसा होगा सबसे कम होगा, उसकी आणविक गति कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। मतलब यहां पर UC ज्यादा होगा, UB ज्यादा होगा, UA ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगी, तो UC होगी, उससे कम क्या होगी, तो भाई UB होगी, सबसे कम जो है UA हो जाएगा। चलो, पहली कहानी ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि भैया जिसकी गति ज्यादा है उसका द्रव्यमान कैसा होगा, तो भाई कम होगा। द्रव्यमान अपन सबका जानते हैं, इसलिए जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा होगा। यहां पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा,
ठीक है। यूबी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका ऑक्सीजन आ जाएगा और यहां पर आपका Cl2 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आपका C हो जाएगा। ये गलत है, ये पूरा गलत हो गया। रुको 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 रुको, ठीक है। तो ये वाला तो अपना गलत हो गया, ये गलत हो गया। CBA ये सही हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा, गलत। पक्का बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग कहानी यह है, ध्यान से देखिएगा, जादू तो अभी शुरू होता है, कि इस सवाल को भी JEE और नीट में पूछा गया है। मतलब यह कि आप यदि स्पेशली केमिस्ट्री की हम बात करें, ठीक है, तो आप जितनी भी क्लासेस हमारी हैं उसको यदि बढ़िया तरीके से देखते हैं तो आपके स्कूल के साथ साथ हम आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी पूरी तैयारी जो है वो करवाएंगे। यहां पर इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ में आई? तो बच्चों ये क्वेश्चन JEE में पूछा गया, नीट में पूछा गया, और जो स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है ना, PET जैसी जो होती है एग्जाम से, स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, वहां पर भी इस क्वेश्चन को कई बार या इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो, पर आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि 4 डेफिनेशन आपने पढ़ी, राइट, और यहां पर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। यहां पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। चलो, बढ़िया वाली ये कहानी है। आप इसका तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लेंगे और हम फिर कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है? बोलो यस सर। सब कुछ क्लियर हो गया? इस ग्राफ में कोई दुख दर्द वाली बात सवाल ही नहीं पैदा होता। जब इस ग्राफ में नहीं, तो भैया कहां गया एक और ग्राफ अपना? इस ग्राफ में अब कोई दुख दर्द वाली बात सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई 2 ग्राफ आपने बनाए हैं, एक T1 पे बनाया हुआ है, एक T2 पे बनाया हुआ है, और हर एक ग्राफ के लिए आपने 3 प्रकार की, वाली उंगली ऐसी नहीं होती, आपने हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो आपने जो है 3 प्रकार की वेलोसिटीज यानी गति के बारे में बात की है। भाई एक आपका UMP है सबसे ज्यादा अणुओं के लिए, फिर है औसत गति, और उसके बाद है वर्ग माध्य मूल वेग, जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। नोट कर लो बच्चों। और ग्राफ किसने दिया था? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण के नाम से इस ग्राफ को हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, क्या लिखोगे? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना, यहां पर हम जो है पढ़ते हैं। ये टॉपिक सीधे सीधे कई बार पूछ लिया जाता है, और ये इसको तो बिल्कुल नोट करो, दिस इज मोस्ट IMP इंफॉर्मेशन, कि सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है ऑलरेडी। चलिए भाई, पक्का UMP, AV और RMS, ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया वाली ये बात हो गई। हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे गैसों के विसरण के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में? गैसों के विसरण के बारे में। बढ़िया से जो है आप मेरे को एक डेफिनेशन बता दो डिफ्यूजन या फिर विसरण की, क्योंकि इसको अपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में अपन पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यदि पढ़ा है तो एक बार अपने से आप लिखिए, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए भैया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी सर यहां पर कोई चीज विसरित हो रही है, इसलिए हम इसको जो है क्या कहते हैं भाई? विसरण कहते हैं। इसका एक नाम और क्या होगा इंग्लिश में? तो भैया डिफ्यूजन हो जाएगा। बात समझ में आई? विसरण या फिर आप इसे डिफ्यूजन कह सकते हैं, और ये बड़ा हॉट टॉपिक है। यहां से न्यूमेरिकल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। बात समझ में आई? तो बड़े ध्यान से देखिएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो 2 गैसें आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे में मिश्रित हो जाती हैं। जब 2 गैसें आपस में एक दूसरे में मिश्रित हो जाती हैं, राइट, जिसमें कोई भी बाह्य कारक नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। बाहर से आपको ना तो कोई दबाव देना पड़ेगा, ना तो मिक्स करना पड़ेगा, ना तो जो है भैया चम्मच घुमाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली गैसें कैसी हो जाएंगी भैया? मिक्स हो जाएंगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि गुरुत्वाकर्षण का इस पर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। इंटरेस्टिंग कहानी है कि गुरुत्वाकर्षण का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये कि इसमें हल्की गैस ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, भारी गैस ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि बाह्य कारक जो है, वो असर नहीं डालेगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। खत्म किया, ठीक है। तो ये हो जाएगी भैया डेफिनेशन। अब सवाल पैदा होता है, ठीक है, कि एक उदाहरण यदि हो जाए तो ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो हमने क्या किया? हमने हाइड्रोजन गैस ली, इसका कोई भी रंग नहीं होता है।
इसको किसी सिलेंडर के साथ हमने मिक्स कर दिया, जैसे सिलेंडर में ऑलरेडी क्या भरी हुई है, तो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है जो कि लाल भूरे रंग की होती है। बात समझ में? तो इसको कैसे करेंगे समझ लेते हैं, बढ़िया वाली बात है। देखो, तो हमने कहा कि भैया हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर बनाते हैं हम लोग, एक सिलेंडर हमने बनाया हुआ है, थोड़ा लाल रंग आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है, रुको, लाल रंग का ये यहां पर आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये बढ़िया वाली बात है। और एक सिलेंडर हमने और बना दिया यहां पर, ये हमने एक सिलेंडर जो है वो और बना दिया यहां पर। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये जो है यहां पर ये इस तरीके से बन गया। चलो भैया, अब ये जो लाल वाला है इसमें भरी हुई है आपकी कौन सी गैस, तो NO2 गैस भरी हुई है ना। चलिए, और इसमें भरी हुई है क्या, H2 गैस भरी हुई है। अभी दोनों ही सिलेंडर एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। अब हमने क्या किया, इंटेलिजेंट तरीके से जो है यहां पर हमने एक ऐसा गैप बना दिया। अब जब हमने यहां पर ऐसा एक गैप बना दिया तो दोनों सिलेंडर एक दूसरे से क्या हो गए भैया, कनेक्ट हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि यहां पर आपके जो गैस के अणु होंगे, ठीक है, ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है ना, गैस की आपस में मिलना बिना किसी बाहरी कारक के, ये जो प्रक्रिया यहां पर आपको दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं विसरण। अब इस विसरण के कारण क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस विसरण के कारण क्या होगा, तो देखो, यदि दोनों सिलेंडर के मुंह को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए और ढक्कन जो है उसको हटा दिया जाए, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि दोनों जो गैसें हैं वो मिश्रित हो जाएंगी और हल्का भूरा रंग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हाइड्रोजन के हल्के अणु नीचे और नाइट्रोजन के भारी अणु जो है वो क्या करेंगे भाई, ऊपर की ऊपर और जो है वो गति करेंगे। मतलब यहां पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन का कोई भी रोल नहीं है। तो सीधी बात ये कि नाइट्रोजन भारी होता है, ये ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन हल्का होता है, वो नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखेगा कैसे, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, अब ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, देखो 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 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात। चलो, ये रखा और हमने जो है ये रख दिया। चलिए, और यहां पर हम जो है एक बना देते हैं कुछ ऐसा ऐसा, और हम यहां पर जो है ऐसा एक एरो भी बना देते हैं। नाइट्रोजन जाएगी ऊपर की तरफ और हाइड्रोजन जो है वो चली जाएगी किधर, नीचे की तरफ। तो हम एरो भी लगा देते हैं कि भाई नाइट्रोजन सॉरी N2O जो है, N2 नहीं NO2 जो है वो ऊपर की तरफ और हाइड्रोजन गैस जो है वो नीचे की तरफ आएगी। अब इससे होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो भैया धीरे धीरे ये यहां पर हाइड्रोजन के अणु भी दिखेंगे आपको और जितने यहां से हाइड्रोजन के अणु निकले, NO2 के अणु निकले ना, जो ऊपर की तरफ चले गए हैं, विसरित हो गए, बात समझ में आ रही है, वो आपको ऊपर की तरफ दिखने लगेंगे। बस खत्म बात। चलो 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 चलो, तो यहां से जितने अणु निकले थे वो ऊपर चले जाएंगे। तो देखो NO2 जो है वो भारी होते हुए भी कहां जा रही है, तो भैया ऊपर की तरफ जा रही, तो उन अणुओं को भी अपन बना लेते हैं। सिंपल सी कहानी है। ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है, बोलिए यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। तो भैया ये पूरा का पूरा जो है बच्चों कैसा दिखने लगेगा, तो ये पूरा जो है भूरा आपको दिख रहा होगा। अब ना तो पूरी तरीके से लाल, ना तो पूरी तरीके से सफेद, राइट, बोलेंगे यस सर। और इस तरीके से जो है विसरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। चलिए, अब घनत्व जिसका ज्यादा होगा, प्रेशर जिसमें ज्यादा होगा, विसरण जो है वो उतनी स्पीड से होगा। सीधी सी बात, विसरण जो है उतनी क्या होगा, तो भैया स्पीड से होगा। खत्म खेल। चलो, ये बना दिया हमने कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, चलिए, ठीक। तो इस तरीके से NO2 के मॉलिक्यूल जो थे वो नीचे की तरफ आ गए, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल थे वो नीचे की तरफ आ गए, NO2 के जो मॉलिक्यूल्स थे भैया वो कहां चले गए, तो भाई ऊपर की तरफ चले गए। और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या, तो विसरण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका डिफ्यूजन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, तो भाई विसरण कह सकते हो। ठीक है ना, नोट कर लो बच्चों।
चलिए अब ये यहां तक तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया कि अब तो सर ये बड़ा आसान है। अब हम इसमें कुछ एक और पॉइंट्स जो हैं उसको भी नोट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर सवाल पैदा होता है कि सर कौन सी ऐसी चीज है राइट जो विसरण के पीछे उत्तरदायी है, यानी कि विसरण जो है वो किस कारण से होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, गैसों में ना अणु बहुत सारे होते हैं और उनके बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, और उन रिक्त स्थानों के बीच में जब भी कोई चीज नहीं आती है तो वो क्या हो जाती है भाई, फिट हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि किसी एक गैस के अणु दूसरी गैस के रिक्त स्थानों में जा सकते हैं और दूसरी गैस के जो अणु है वो पहली गैस के रिक्त स्थान में आसानी से आ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भैया नीचे से NO2 के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, ऊपर से H2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि गैसों के बीच में बहुत सारा जो स्पेस है वो कैसा होता है, तो फ्री होता है। दैट्स ऑल। कैसा होता है, तो भाई फ्री होता है, ठीक है। और यही कारण किसके लिए उत्तरदायी है, तो भैया विसरण के लिए, है ना। चलो ठीक है जी, बोलेंगे यस सर, बढ़ेंगे आगे। चलो और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो भाई ग्राहम के विसरण नियम के बारे में। हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है और बहुत ही सिंपल सा नियम है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया कि विसरण की दर की अध्ययन करने के लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या किया, विसरण की जो दर है, विसरण की दर मतलब, दर का मतलब होता है कि कितने फास्ट जो है आपका डिफ्यूजन हो रहा है, कितने फास्ट जो है विसरण हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, विसरण की दर का अध्ययन किया और यह पाया कि जो हल्की गैसें होती हैं, जो हल्की गैसें होती हैं वो भारी गैसों की तुलना में अधिक तेजी से विसरित होती हैं। तो पहली चीज निकल कर आई कि हल्की जो गैस होगी, ठीक है, वो भारी गैसों की तुलना में ज्यादा क्या होगी, विसरित होगी। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, जब ये इंफॉर्मेशन अपने को मिल ही गई है तो हम इस पर क्या करते हैं भाई, एक नियम बना देते हैं। एक नियम बना देते हैं, बच्चों को थोड़ा और परेशान करते हैं, बात समझ में। तो यहां पर उन्होंने एक नियम बनाया कि भैया हम इस नियम को कहेंगे ग्राहम का विसरण नियम, यानी कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें कहा जाता है कि यदि दाब और ताप की समान परिस्थितियां हों, मतलब दाब और ताप, टेम्परेचर और प्रेशर को बिल्कुल भी आपको परिवर्तित नहीं करना है, यदि क्या होगी, समान परिस्थितियां होंगी, तो गैसों के विसरण की दर, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो गैसों के विसरण की दर, थोड़ा और इसको ऊपर लिखेंगे अपन, ठीक है, तो गैसों के विसरण की दर, दर का मतलब क्या होता है कि दर यदि ज्यादा है तो गैस स्पीडली जो है वो क्या करेगी, डिफ्यूज होगी, यदि दर कम है तो ये स्पीडली डिफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये कि उसका जो घनत्व होगा, देखो घनत्व यदि ज्यादा होगा, घनत्व कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा, इसका मतलब द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो विसरण कैसा होगा भाई, कम होगा। तो सीधी सी बात है कि यहां पर अपने को लिखना है घनत्व, घनत्व, ठीक है, और इसका क्या लगाना है, तो वर्गमूल लगाना है, यानी कि अंडर रूट लगाना है, खत्म खेल। तो जितना ज्यादा घनत्व होगा, सिर्फ घनत्व नहीं लिया, उसका क्या लिया है, घनत्व का भाई वर्गमूल भी लिया हुआ है, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा द्रव्यमान होगा, और जितना द्रव्यमान होगा उतना वो कम विसरित होगी। तो सीधी बात ये कि हल्की गैसें जो हैं वो जल्दी विसरित होगी और भारी गैसें जो हैं वो धीरे धीरे विसरित होंगी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया दोनों में से ज्यादा विसरण किसका होगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसका विसरण ज्यादा होगा और N2 जो है उसका विसरण कम होगा। यदि हम क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका विसरण और भी कम होगा, क्योंकि देखो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है भाई उसका घनत्व भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। जिसका ये वाला, जिसका द्रव्यमान कम है उसका घनत्व भी कैसा होगा भाई, कम होगा। बात समझ में आई। तो इसी को अपन कहते हैं विसरण की दर, जो कि हमने यहां पर रिप्रेजेंट की हुई है। चलो, अब सिर्फ उतना यदि लिखने से काम चल जाता तो फिर न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक समीकरण बनाना पड़ेगा शानदार वाला। तो हमने कहा भैया विसरण की जो दर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। रेट होता है, दर को इंग्लिश में अपन रेट कहते हैं, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे आर से। आपने कहा ओके सर, बढ़िया है। फिर आपने कहा इन्वर्सली लगा देते हैं सर। चलो, घनत्व है उसको अपन डेंसिटी है डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरीके से अपने को एक नियम मिल गया।
अब हम क्या करेंगे, हम थोड़े और इंटेलिजेंसी दिखाएंगे, हम वहां पर एक कांस्टेंट पुट करेंगे और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट यानी कि नियतांक अंडर रूट डी। तो जहां पर k जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा नियतांक, खत्म। तो k जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो भैया वो हो जाएगा आपका नियतांक, या फिर आप उसे स्थिरांक भी कह सकते हो। क्लियर है कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं k लिखता हूं यहां पर, तो k बराबर r रूट डी जो है वो कैसा हो गया, स्थिर हो गया। कैसा हो गया, तो भाई स्थिरांक हो गया, या फिर ये स्थिर हो गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका, स्थिर हो गया। k इज इक्वल टू इतना स्थिर हो गया। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई k बराबर r1 अंडर रूट d1 इज इक्वल टू r2 अंडर रूट d2 इज इक्वल टू, जो भी लिखना चाहो आप, rn अंडर रूट dn। तो इतना तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया r1 के साथ d1, r2 के साथ d2 और rn के साथ dn करके आपने वहां पर जो है एक बढ़िया वाली इक्वेशन बना दी। ये जो इक्वेशन आपको नीचे की तरफ दिख रही है, इसी को हम कहते हैं ग्राहम्स इक्वेशन या ग्राहम्स समीकरण। यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो भैया ग्राहम के समीकरण। किसके लिए, तो डिफ्यूजन यानी कि विसरण के लिए। खत्म खेल। पक्का। चलो अब एक जादू देखते हैं बढ़िया वाला। तो हमने ये बात जब निकाल ली तो अपने को ये समझ में आया कि भाई, समझ में तो आया पर अपन उसको अपने स्टाइल में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आई कि r1 अंडर रूट d1 जो है वो बराबर है r2 अंडर रूट d2 के। अभी देखा हमने r1 अंडर रूट d1 जो है वो बराबर है बेसिकली r2 अंडर रूट d2 के। तो उस चीज को हमने देख लिया, अब हमने इसको वहां पर लिख दिया। बात समझ में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा भाई। r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू, ये वाले खेल अपन ने बहुत खेले हैं। ठीक है, तीरे गुणा वाले, ऊपर नीचे करने वाले, साइड बदलने वाले। ठीक है ना, चलो ये हमने लिख दिया। अच्छा, दोनों में अंडर रूट लगा तो एक साथ नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। दिस विल टर्न इनटू व्हाट, अंडर रूट d2 डिवाइड बाय d1। तो ये इक्वेशन आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है। यहां से सीधे सीधे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है और वो न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा। गणितीय सूत्र सवाल जो है आसानी से आपको बन जाएगा। आप इसको तगड़े तरीके से नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक फॉर्मूला अपने को जो है वो कौन सा मिल गया, तो r1 डिवाइड बाय r2, और यहां पर r जो है वो दर यानी कि रेट को रिप्रेजेंट करेगा। d और d जो है, d2 और d1 जो है वो क्या हो जाएंगे, तो भैया घनत्व हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी और पहली कंडीशन के लिए। चलो आ जाओ। ठीक है, या तो कोई परेशानी वाली बात, तो भैया बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये चीज तो हमने देख ली, पर हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान जो है उसके साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। हमें जो है मोलर द्रव्यमान के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कि गैसों का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसके घनत्व का कैसा होगा, तो भाई दोगुना होगा। गैसों का जो मोलर द्रव्यमान है उसका जो भी घनत्व होगा उसका क्या हो जाएगा, दोगुना होगा, यदि टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है, एक समान है, तो नियत है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखो ये वाली इक्वेशन दिख रही है ना, तो हमने क्या किया, हमने लिखा r1 डिवाइड बाय r2। आपने कहा हाँ जी सर, बढ़िया, इज इक्वल टू अंडर रूट हम यहां पर करते हैं, फिर हम इसको d2 डिवाइड बाय कितना करते हैं भाई, d1 कर देते हैं। चलो हम ऊपर और नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यहां पर भी 2, यहां पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्यों की, ध्यान से देखेंगे भाई, मोलर द्रव्यमान घनत्व का कितना होगा, तो 2 गुना होगा। इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर आप लिख सकते हो कितना, तो m2, और यहां पर आप लिख सकते हो m1। तो यही आपको इक्वेशन दिमाग के अंदर फिट रखनी है, विच इज ऑलरेडी गिवन हियर। खत्म खेल। ठीक है, तो अब हमें जो रिलेशन मिला है, अब हमें जो फॉर्मूला मिला है ग्राहम्स लॉ का, ध्यान से देखेंगे तो भाई यहां पर क्या क्या मिल गया, तो यहां से अपने को दर मिल गई, यहां पर हमें डेंसिटी यानी कि घनत्व मिल गया, और यहां से हमें मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M भी मिल गया। तो ये जो चीज यहां पर लिखी हुई है इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करो। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, आपको सवाल पढ़ना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है, हीरो बनना होता है, बात खत्म हो गई। नोट किया जाए। ठीक, चलो भाई और आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना।
आ जाइए, तो ग्राहम के विस्टर्न नियम को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद अपन करने वाले हैं क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब हम ताप और दाब की समान परिस्थितियां लेते हैं, जब हम ताप और दाब की समान परिस्थितियां लेते हैं, तो एक समान परिस्थितियों में गैसों के विसरण की जो दर होगी मोलर द्रव्यमानों के वर्गमूल के साथ क्या होगी, तो व्युत्क्रमानुपाती होगी। अभी हमने विसरण को रिलेट किससे किया था, तो अभी हमने विसरण को रिलेट किया था भाई घनत्व के साथ में। अब हम विसरण जो है उसको रिलेट किससे करेंगे, तो मोलर द्रव्यमान के साथ में। दोनों में क्या है, तो डिफरेंस है। बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले तो जो है हमने घनत्व के साथ रिलेट किया था, अब हम बात कर रहे हैं किसके साथ, तो भाई मोलर द्रव्यमान के साथ में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि विसरण की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, तो ऊपर की तरफ जो है वो क्या होगा आपका, देखो विसरण की दर है ना, तो बेटा विसरित गैस का आयतन, जितनी भी गैस आपकी विसरित हो रही है उसका आयतन बटे विसरण में जो भी समय लगा हुआ था उसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दर है। अब जब भी दर होती तो हमेशा जो इसका हर होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है, वहां पर क्या आता है, तो भाई समय आता है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो R1 बटे R2 इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये सब हम पहले से ही देख चुके थे, हमें ये चीज और मिल जाएगी यहां पर, है ना, T2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो भाई T1 हो जाएगा। T2 और T1 जो है यहां पर समय को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसे नोट करेंगे, हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग। आइए, ठीक है यार क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्योंकि ये सब उन क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्यूजन यानी कि निःसरण के बारे सॉरी इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो भाई निःसरण यानी कि इफ्यूजन के बारे में। विसरण हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि जो इफ्यूजन है, निःसरण है, वो बेसिकली क्या होती है। तो ये एक स्पेशल प्रकार का क्या है, विसरण है, जिसमें पात्र में उपस्थित गैसों को एक छोटे छिद्र से निकलने दिया जाता है। समझने की कोशिश करते हैं, पंचर कर देते हैं अपन एक ट्यूब को, पंचर कर देते हैं हम एक ट्यूब को। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर जो है एक ट्यूब लिया, ठीक है, खाली पीली बैठे थे, क्या करें, तो एक ट्यूब है अपने पास, इसमें फुल एयर भरी हुई है, ठीक है, इसमें फुल यहां पर एयर भरी हुई है। और यदि हम इस जगह पर एक पिन लगा दें ऐसे, और यदि हम यहां पर एक ऐसे पिन लगा दें, राइट, पिन थोड़ा सा यहां पर, यहां ऐसे पिन लगा दिया यदि हमने, तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर की जितनी भी गैस होगी वो कैसी होने लगेगी, भाई बाहर आने लगेगी। देखो स्वतः ही ये गैस जो है इसमें से क्या होने लगेगी, बाहर आने लगेगी। बात समझ में ही बोलो, यस सर। तो इसमें से ये गैस बाहर आने लगेगी, तो इससे क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो वही एग्जांपल यहां पे भी लिया हुआ है। तो इससे बेसिकली क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि भैया इसमें जो गैस है आपकी अधिक दाब वाले भाग से कम दाब वाले भाग में जो है क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली क्या हो रही है भाई, प्रसारित हो रही है, और इसको हम निःसरण या फिर इफ्यूजन कहेंगे। बात समझ में आ रही है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो भाई ये जो गैस के आपके मॉलिक्यूल्स यहां से ऐसे बाहर आ रहे हैं, इस प्रकार का बाहर आना जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इफ्यूजन या फिर निःसरण। नोट किया जाए ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग के अंदर फिट रखनी है, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन, भाई जितनी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो कि विसरण के सभी नियम निःसरण पर भी लागू होते हैं, अर्थात हल्की गैस जो है उसके अणु क्या होंगे, भारी गैस के अणुओं की तुलना में जल्दी क्या हो जाएंगे, तो भैया निःसरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निःसरित। ठीक है, चलो, तो ये था आपका इफ्यूजन यानी कि निःसरण। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक डिब्बा है जिसमें SO2 गैस जो है वो भरी हुई है। SO2 गैस यहां पर दी हुई है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, SO2 गैस यहां पर दी हुई है, और ये जो SO2 गैस है इसका 200 ml जो है वो बाहर निकल रहा है 600 सेकेंड में। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि भैया 600 सेकेंड में SO2 का 200 ml बाहर निकल रहा है, चलो बाहर निकल रहा है, चलो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि इतने ही समय में जो मीथेन गैस होगी इसका आयतन क्या होगा, इतने ही समय में जो मीथेन गैस विसरित होगी उसका आयतन क्या होगा। बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। चलो वीडियो रोको, एक बार ट्राई करो, फिर बढ़ते हैं आगे।
अब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया होगा, आपने सिंपल से कहा होगा सर दो अपने पास गैसें दी हुई है, एक बार अपन सूत्र लिख लेते हैं, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो सूत्र भैया कहाँ है, तो रुको जरा इसको 1 मिनट ना पीछे करते हैं अपन। सूत्र सूत्र सूत्र, ये रहा अपना सूत्र। बात समझ में आई? ठीक है, इसको अपन वहां लिखेंगे R1/R2 T2/T1 और भैया ठीक है। चलो तो इसको हम लिख लेते हैं कहां पर, उधर साइड पर, मतलब कि यहां पर आ जाओ। यहां पर हम लिख लेते हैं सूत्र हमारा R1/R2, बहुत ध्यान से देखेंगे तो भैया ये सूत्र हो गया R1/R2, ठीक है, इज इक्वल टू T1 T2 लिखने की अभी जरूरत नहीं है, अपना डेंसिटी और मास में काम चल जाएगा। अंडर रूट यहां पर हो जाएगा हमारा, ठीक है, D2/D1, इसको हमने देखा था, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा हमारा M2/M1। क्या यही कहानी थी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। ये देखो दिया हुआ है बेटा, पक्का? तो ये वाला आज देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सॉरी, ठीक है सॉरी। तो भाई सीधी सी बात है कि ये जो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर आपको सीधे वैल्यू पुट करनी होगी, और इस एक यहां पर जो ये फॉर्मूले आपके दिए हुए हैं, इससे इजीली आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। चलिए सीधे वैल्यूज पुट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलो आ जाओ, इसको हटाया यहां से, इसको भी हटाया यहां से, और हम पहुंच गए यहां पर। चलिए भाई, तो हम R1 R2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, SO2 के बारे में यदि हम बात करेंगे तो हम R1 निकाल लेते हैं। और R1 क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि आयतन जो होगा इसका बटे क्या हो जाएगा, तो भाई समय हो जाएगा। बोलो यस सर। अब SO2 जो है उसका कितना आयतन निकल रहा है, तो आप कहेंगे सर 200 ml निकल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहां पर 200 ml ले लेंगे, बटे यहां पर कितना, तो भैया 600 सेकेंड हो जाएगा। चलो ये बात किसके बारे में हो गई, तो SO2 के बारे में बात हो गई। अब हमारे पास क्या है, तो भाई CH4 है। चलिए भाई CH4 के लिए हम लिखेंगे R2। R2 क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आयतन तो इसका दिया नहीं है, इसलिए इसको अपन V2 ले लेंगे, बटे समय तो यही लेना है, मतलब 600 सेकेंड ले लेंगे। बात समझ में आ गई? बस R1 R2 आपको मिल गया, दोनों का मोलर द्रव्यमान हमारे पास दिया हुआ है। यदि हम मोलर द्रव्यमान देखते हैं किसका, M2 जो है वो मोलर द्रव्यमान किसका होगा, 1 ले रहे हैं ना, सॉरी, M1 जो है वो मोलर द्रव्यमान किसका होगा, SO2 का होगा। तो SO2 का कितना हो जाएगा, सल्फर का हो गया 16 दूनी 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का यदि हम निकालेंगे तो भाई 32 हो जाएगा, है ना, 32 ही होगा। सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का आपका 32 हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपका 64। मीथेन की यदि आप बात करेंगे, M2 की यदि आप बात करेंगे, तो MCH4 कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, देखो भाई कार्बन जो है इसका 12 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 12 में 4 जोड़ा, ये हो गया आपका 16। बात समझ में आ गई? वैल्यूज गिवन है, सीधे सीधे आपको पुट करना है और हीरो बनना है। चलिए पुट करते हैं, तो हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है। चलो भैया R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि दोनों का हमें मूलर मास दिया हुआ है, इसलिए हम ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि थोड़ा ऊपर और थोड़ा यहां पर, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर M2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, तो भाई M1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए R1 कितना है, तो भैया R1 दिया हुआ है 200 बटे 600, तो ये हो गया 1/3, तो ये हो गया 1/3 बटे यहां पर कितना हो जाएगा, तो V2 बटे 600, ये हो गया बच्चों, और यहां पर अंडर रूट आ जाएगा। तो भाई M2 कितना है, तो आपने कहा सर M2 जो है वो 16 और M1 कितना है, तो 64 है। ठीक है, तो ये कटपिट कर कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 1/2 आ जाएगा, ऊपर 4 नीचे 16, यही होगा ना, ऊपर 4 और नीचे कितना आ जाएगा भाई 8, तो ये 1/2 हो जाएगा। चलो तो इसको हम लिख सकते हैं दैट 1/2 गुणा 600 ऊपर चला जाएगा, 600 ऊपर चला गया भाई, V2 यहां पर आ गया और ये 1/2 हो गया, खत्म बात। अब आपको निकालना क्या भाई, V2 निकालना है, बड़ी सिंपल सी कहानी, यहां से आप V2 निकाल सकते हो। चलो भाई V2 निकालते हैं बच्चों, ये निकालना था अपने को। तो V2 क्या हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, तो भाई 1/3 हो जाएगा गुणा, ठीक है, 600, V2 इधर चला गया, 2 उधर चला गया, इंटू 2, और ये हो गया आपका V2, और भैया V2 बराबर हो जाएगा, 6 इधर लगा हुआ है तो इसको यहां से हटा देते हैं, V2 इधर चला गया, ये इधर चला गया, हो जी ठीक है जी। चलो ये कितना हो गया
3 से 600 गया तो कितना बचा 300, और इस 300 में 200, और इस 200 में 2 का गुणा करेंगे तो भैया 400 ml जो है वो आपका आ जाएगा आंसर। खेल खत्म। तो आंसर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका 400 ml। इंटरेस्टिंग बात ये कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो तो V2 यहां पर आपका आ गया 400 ml, मतलब ये कि इतने ही समय में जो मीथेन आपकी विसरित हो रही थी उसका आयतन क्या होगा, तो भैया 400 ml होगा। बढ़िया से इसको कॉपी में आप नोट करेंगे, ठीक है, ताकि अपन आगे बढ़ सके फिर। ठीक, चलिए आपने नोट कर लिया, हम इसको थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, है ना। आ जाओ बच्चों, सॉल्यूशन अपने पास मौजूद है और आंसर आपका आ गया 400 ml। ठीक है, स्टेप्स आपको बढ़िया तरीके से क्लियर है। चलिए हम और आगे बढ़ने वाले हैं। हम एक क्वेश्चन और करेंगे भाई। एक अज्ञात गैस है जो ऑक्सीजन से 4 गुना अधिक तेजी से विसरित हो रही है। इसका मतलब यह होगा कि जो भी अज्ञात गैस है उसकी जो दर है वो ऑक्सीजन से 4 गुना कैसी होगी, ज्यादा होगी। अज्ञात गैस की जो दर है वो ऑक्सीजन से 4 गुना कैसी होगी, तेजी से विसरित होगी। इसका मतलब यह हो गया कि जो अज्ञात गैस है, बहुत ध्यान से देखेंगे, अज्ञात गैस की जो रेट है वो 4 गुना ज्यादा होगी किससे, तो भैया रेट ऑफ ऑक्सीजन से। या हम ये लिख सकते हैं कि रेट अज्ञात जो है वो 4 गुना ज्यादा होगी रेट ऑफ ऑक्सीजन से। चलो ये चीज अपने को एक यहां पर मिल गई। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको भाई हम R1 ले लेते हैं इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं 4 ऑफ R2। मतलब हम अज्ञात के लिए R1 ले लेते हैं और ऑक्सीजन के लिए R2 ले सकते हैं, इसका उल्टा भी हम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस गैस का अपने को जो है नाम बताना है, इस गैस का अपने को जो है वो नाम बताना है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ऑक्सीजन यदि यहां पर दी हुई है तो इसका मोलर मास तो अपने को पता है। ठीक है, मोलर मास देखो, अज्ञात जो है इसको हम क्या ले रहे हैं, तो अज्ञात को हम जो है 1 लेकर चल रहे हैं, बोलो यस सर। और ऑक्सीजन जो है उसको हम क्या लेकर चल रहे हैं, तो भाई ऑक्सीजन को हम 2 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। तो मोलर मास ऑफ 1 जो है ना, वो अपने को नहीं पता है, क्योंकि मोलर मास ऑफ 1 क्या होगा, मोलर मास ऑफ अज्ञात होगा। ठीक है बेटा, और ये अपने को पता ही नहीं है, और क्योंकि अपने को मोलर मास नहीं पता है इसलिए हम गैस का नाम नहीं बता सकते। पर यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, जिसको हम M2 कह रहे हैं, जिसको हम M ऑफ O2 कह रहे हैं, वो कितना होगा, तो भाई ऑक्सीजन का एक अणु जो है उसमें आपके 2 परमाणु पाए जाते हैं और दोनों का मिलाकर भाई 32 ग्राम हो जाएगा। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 ग्राम हो जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल सी है। चलिए तो M1 हो गया, M2 यहां पर हो गया, बस खत्म खेल, है ना। चलो R1 R2 यहां पर दिया हुआ है। अब सूत्र कहता है कि R1 डिवाइड बाय R2, यही कहता है ना सूत्र, कि R1 डिवाइड बाय R2 जो होगा वो होगा अंडर रूट M2 डिवाइड बाय M1। चलो भैया ये भी बात सही है। ठीक है, R1 R2 के बीच में इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। ठीक है, चलिए तो करना क्या है, फिर कुछ नहीं। ठीक, चलो तो अब यहां से जो है अपने को क्या है, M1 निकल कर आ जाएगा। यहां से अपने को M1 निकल कर आ जाएगा तो ये कहानी और इजी हो जाएगी। तो M1 यहां से जो निकल कर आएगा आपका, उससे आप जो भी गैस होगी उसका नाम बता सकते हैं। तो भाई जहां पर R1 है वहां पर 4R2 लिख दो, और जहां पर R2 है उस पर R2 ही लिख दो। अंडर रूट जहां पर M2 है वहां पर आप कितना लिखेंगे, तो भैया M2 इज इक्वल टू आप 32 लिख देंगे, है ना। और यहां पर जो है आप क्या लिखेंगे, तो आप जो है यहां पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन था। ठीक है जी, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो भैया इधर पे आप लिख देंगे आपका क्या, M1 ही लिख देंगे यहां पर आप, ऐसा M1 आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब R2 से R2 जो है बच्चों वो कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमको जो इक्वेशन आगे मिलेगी, ध्यान से देखना, वो कौन सी मिलेगी, तो भैया ये मिलेगी 4 इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट 32, या इस पूरे का अंडर रूट है अंडर रूट 32 बटे M1। चलो भाई ये भी बात सही है। ठीक, और इंटरेस्टिंग कहानी, मैं एक काम करता हूं, देखो 32 का अंडर रूट लेना बड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 32 डिवाइड बाय M1। या फिर हम कहें M1 इज इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, या फिर हम कहें M1 इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 32 बटे 4 स्क्वायर की तरह 16, तो 2। तो M1 जो है वो 2 आ गया।
M1 जो है वो आपका 2 आ गया। अब ये बताओ M1 यदि आपका 2 आया है, यदि आपका M1 जो है बच्चों यदि वो 2 आया है, तो ये गैस कौन सी होगी? ऐसी कौन सी गैस है जिसका जो मूलर द्रव्यमान है भाई वो 2 होता है? तो आप बोलेंगे सर दिस मस्ट बी हाइड्रोजन। देखो ऐसा घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं कि आप H2 का यदि द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। तो आंसर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा भाई मोलर मास आपका कितना आया, मोलर द्रव्यमान जो है वो आपका कितना आया भाई? 2 आया। और इस गैस का नाम क्या होगा? तो भैया ये गैस हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन। तो ये गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ठीक है, नोट किया जाए। तो फिर से वही कहानी जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं बहुत देर से, और आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है कि आपको ये वाला समीकरण जो है, सूत्र जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से क्या होना चाहिए? तो भैया पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ये पता चला उसके बाद आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। ठीक, नोट किया जाए बच्चों, पक्का? चलो तो अब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ताकि आंसर जो है वो हमारा आ गया कितना? तो भाई 2 आ गया। और जैसे ही आपका आंसर 2 आया ये क्लियर हो गया कि ये जो गैस है ये थी आपकी हाइड्रोजन वाली गैस। बात समझ में आ रही? बोलिए यस सर। इसके बाद हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जो गैस होती है उनका द्रवीकरण किस प्रकार से होता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको इसी प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, वहां पर आकर एक्सेस करना पड़ेगा, जहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। कैसा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना पड़ेगा? तो भैया गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो ये ऊपर की तरफ नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अब एमपी बोर्ड भी इंक्लूडेड है, वहां पर 7वीं से लेकर 12वीं तक आपको सभी चीजें मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। एज वेल एज आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो बेसिकली कहां पर गिवन है? नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टॉपिक आप लोगों के लिए नया था पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़िएगा। यदि कहीं पर कोई डाउट आता है देन प्लीज आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अपने को बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि ये सिर्फ आपकी एक क्लास नहीं है, यहां से आपके जेडबलई, नीट और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।